हाँ, कोई ज्वाइन भी कर लो यार, एक बार थोड़ा कंफर्म कर देना स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। कोई भी एक आप में से मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए तो कंफर्म कर दीजिए इज एवरीथिंग वेल और नॉट, सो दैट वी कैन प्रोसीड अगेन। आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। चलिए, तो पिछली बार तक जो डिस्कशंस हमारे हो रहे थे, those discussions were on modules and packages. मॉड्यूल्स खत्म हुआ था लास्ट सेशन में। पिछली बार हम लोग पैकेज डिस्कस कर रहे हैं। पैकेज और मॉड्यूल्स में हमने पाया था कि बहुत सारी चीजें जो है वो काफी हद तक आइडेंटिकल थी, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस थे इंपोर्टिंग वगैरह के क्राइटेरिया में, दैट वो डिफरेंसेस हमें समझ में आ गए हैं। टुडे नाउ वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहली बात ये कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेप्शंस हियर, दैट इज द पॉइंट जहां से हमें शुरुआत करनी। एक्सेप्शंस होते क्या हैं, और उसके बाद में फिर हैंडलिंग मतलब क्या और हैंडलिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, उन पे बात होगी। फाइन। तो बेटा एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मतलब कि सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द कोड। ठीक है, किसी तरह की अगर कोई समस्या है कोड में तो उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। और अमूमन दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है एरर और एक होता है एक्सेप्शन। एरर, एक्सेप्शन। और पाइथन में स्पेसिफिकली अगर एरर्स की बात करें तो एरर्स जो है वो डाले जाते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंटेक्स एरर्स। फाइन। तो वन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स इज व्हाट यू कॉल सिंटेक्स एरर्स, and the other category of problems in the code is what you call exceptions, which are or more precisely called runtime exceptions। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने कोड किए हुए हैं छोटे मोटे, वो सब साफ साफ अपने को समझ में भी आते चले जाएंगे। जैसे मैं इस एग्जांपल की अगर बात करूं तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट आखिरी में नहीं लगाया है। ठीक है, और इस क्लोजिंग ब्रैकेट के नहीं लगाने पर यहाँ पे यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि हमें यही एक जो है एरर जो है वो यहाँ पर इंडिकेट होनी चाहिए। इन दिस सिचुएशन ये जो यहाँ पर रेड अंडरलाइन आ रही है वो इंडिकेट कर रही है कि इस स्टेटमेंट में देयर इज सम प्रॉब्लम। वो अपने आप हट जाएगी अगर हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दें तो। फाइन। और अगर इसी तरह के कंडीशन के साथ भी आप इसको अगर एग्जीक्यूट करने का सोचोगे तो यू विल गेट एन एरर व्हिच इज व्हाट यू कॉल सिंटैक्स एरर। ठीक है, कि देयर वाज अ ब्रैकेट एक्सपेक्टेड एट द एंड बट इट वाज नॉट क्लोज्ड। राइट, आपने दिया नहीं है क्लोजिंग इसका, दिस ओपनिंग ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स आर व्हाट यू कॉल सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर में ये भी हो सकता है इंडेंटेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम अगर आपने दी हुई है तो वो सिंटैक्स एरर्स में चले जाएंगी, है ना। आपने अगर मान लीजिए कि फॉर लूप लगाया है, उसमें अगर आप मान लीजिए कि वो कॉलन लगाना भूल गए, या अगर आपने इफ कंडीशन दी है वहां कॉलन लगाना भूल गए, इफ दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू मेड इन योर प्रोग्राम, then all this mistakes, all this problems goes under the category of syntax errors। ठीक है, ये सारी की सारी समस्याएं जो है सिंटेक्स एरर्स में जाती हैं। अच्छी बात ये है कि हमारे पास में जो आज की तारीख में पाइथन के जो एडिटर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं लाइक VS कोड और अदर्स, ये एडिटर्स अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं कि ये आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले ही ये बता देते हैं कि आपके प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है। फाइन। जस्ट इमेजिन दैट कि हमने कोई कोड जो है पाइथन का वो नोटपैड पे लिखा होता, जैसे हम शुरुआती क्लासेस में करते थे, शुरू की 2-3 क्लासेस में। तो नोटपैड भी एक एडिटर है, उसमें भी पाइथन के प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं। आपने अपने लिखे हैं, सिर्फ आपको वहां पे लिख के उन फाइल्स को .py एक्सटेंशन के साथ में सेव करना होता है और आप उसको इंटरप्रेटर मोड में आराम से कॉल कर सकते हैं। राइट, लेकिन नोटपैड जो है वो अपने आप में इतना सक्षम एडिटर नहीं है कि वो आपको सिंटेक्स एरर के बारे में वहां पर कोई इंफॉर्मेशन दे। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाओगे। तो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ से इंडेंटेशन स्पेसेस, आपको ये नहीं पता कि कितने स्पेसेस देने हैं इंडेंटेशन की, तो इंडेंटेशन स्पेसेस नहीं देने पर आपको नोटपैड पे जो है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वो प्रॉब्लम आपको तभी दिखेगी जब आप कोड को एग्जीक्यूट करने जाओगे। फाइन, बट देन दिस एडिटर्स आर स्मॉल और आर स्मार्ट नाउअडेज।
So for I in say range this, and if suppose I went for this, तो ये अपने आप में इतना स्मार्ट एडिटर्स हैं कि आपको बताएंगे कि आपने इंडेंटेशन यूज नहीं किया है, आपने प्रिंट जो है वो गलत जगह पे यूज किया है, राइट। या फिर अगर मान लीजिए कि आपने अगर ये सही जगह लिया भी होता और किसी सर्टेन पॉइंट पे आपने प्रिंट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, जैसे अभी हम लोगों ने अभी अनइंटेंशनली वो चीज करी थी, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर वो समस्या जो है वो इंडिकेट हो जाएगी। There is no need to execute the code in order to assess where there is a problem, whether there is a problem or not, right? But what kind of problems? All syntactical problems. मतलब कि syntax से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको एडिटर जो है वो आराम से बता देगा। फाइन, तो एक कैटेगरी ये है। इस कैटेगरी को हैंडल करने के लिए हमारे एडिटर्स जो हैं वो काफी हद तक अपना काम कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद में जो बड़ा वर्टिकल जो शुरू होता है, जो प्रोग्रामर के हाथ में होता है, जिसमें कि रन टाइम एक्सेप्शंस आते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जो है उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो अभी जो हमने इसके पहले कैटेगरी देखी है, एक जो समस्या हम लोगों ने क्रिएट करके या डिस्कस करी, उनको हम डालते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एरर्स और सिंटेक्स एरर्स। और अब हम जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स और एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्शंस वो समस्याएं होंगी जो कि रन टाइम पे आएंगी प्रॉब्लम में, और उनके आने के पीछे जो रीजंस होते हैं वो रीजंस होंगे या तो प्रोग्रामर ने कोई गलती करी कोडिंग में, राइट, और या फिर जिस तरह का डेटा रिसीव हो रहा है वो मैच नहीं कर रहा विद द कैलकुलेशन वर्क व्हिच हैज बीन गोइंग थ्रू, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग उसको बात करते हुए चलेंगे अभी आगे। So, like one example here, we are trying to divide two numbers and we are trying to print the result of the division here. पहला नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 12, which is a positive integer. दूसरा नंबर हमने ले लिया 0, and we all know mathematically that 12 divided by 0 is equals to infinity, ठीक है। 12/0 जो है वो इनफाइनाइट होता है, पर यहाँ पर हमारे इंटरप्रेटर्स जो है वो इस तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करके इन्फिनिटी रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेप्शन, वो जो है एक्सेप्शन की कंडीशन है। तो ऐसे केस में जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर गोइंग टू गेट एन एक्सेप्शन एंड इट्स नेम इज जीरो डिवीजन एरर, राइट। अब एक बात और समझ में आ गई कि इसके पहले जो एरर आई थी उसको नाम दिया था सिंटेक्स एरर, यहाँ जो एरर आ रही है उसको नाम दिया है जीरो डिवीजन एरर। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई किसी तरह की समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम की अपनी एक कैटेगरी है, उस प्रॉब्लम का अपना एक नाम है और उस नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरप्रेटर को जरूर पहले से पता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं को उसने कहीं ना कहीं जो है इम्प्लिसिटली स्टोर करके रखा हुआ है विद दिस नेम्स। और डिटेल में बात करते हैं अभी कि ये कहाँ स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, कैसे हम उनको देख सकते हैं। बट दिस सिचुएशन जनरेट्स जीरो डिवीजन एरर विद अ डिस्क्रिप्शन दैट division has been done by 0, right? This was an example of runtime exception. ये एक runtime exception का example था। अभी हम थोड़े दिन पहले पढ़ के आए हैं मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। वी नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट आर जस्ट अनकमेंटेड एंड इंपोर्ट MOD 001 का मतलब होता है कि एक मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और बाय डिफॉल्ट जो इस मॉड्यूल की सर्चिंग इंटरप्रेटर करेगा वो क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी में करेगा। और करंट डायरेक्टरी में अभी हाल फिलहाल इंटेंशनली इस मॉड्यूल को नहीं रखा गया। MOD 001 नाम का कोई मॉड्यूल करंट डायरेक्टरी में नहीं है। इवन वो जो sys.path हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर भी ये मॉड्यूल कहीं नहीं रखा। तो दैट मींस कि हमने इंटेंशनली एक ऐसी सिचुएशन रख दी है कि जहां पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मॉड्यूल कहीं भी हमारी लोकल ड्राइव में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि sys.path के अंतर्गत आती हो उनमें से किसी भी डायरेक्टरी में। इसके बाद मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो अगेन आई हैव गॉट एन एरर एंड दैट एरर इज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। डिस्क्रिप्शन में आगे लिखा हुआ है नो मॉड्यूल नेम्ड MOD 001। मतलब ये एक और सिचुएशन है, मैं से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन ईदर बाय द मिस्टेक ऑफ प्रोग्रामर और बिकॉज ऑफ द कंडीशंस
कहीं जो है रन टाइम पे ऐसी सिचुएशंस बनती है कि जहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है, राइट? तो मॉड्यूल वाज tried to be imported but it was not found since in the drive, that's why it has returned an error, interpreter returned an error, that error is, that exception is module not found error, fine. Then after that, so this is one situation. इस situation की अगर बात करें तो I've taken a list L with 3 elements 1, 2 and 3, right? Indices we all know, this is a data structure of type order. Order type का data structure होता है. Order का मतलब ये होता है कि यहाँ पर indices implicitly allotted हैं, एक एक एलिमेंट के साथ में इंडेक्स जुड़ी हुई है. शुरुआती एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो होता है 0 और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो जो तीन एलिमेंट्स हैं उनके इंडाइसेस है 0, 1 and 2, बट in that print I'm trying to access L of 3. अब L of 3 does not exist, L of 3 नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन फिर भी मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं. तो ऐसी सिचुएशन में फिर एक एरर आई, फिर एक एक्सेप्शन आया रन टाइम पे. दैट एक्सेप्शन इज व्हाट यू कॉलिंग इंडेक्स एरर, राइट? ये इंडेक्स एरर कहलाता है और जिसमें बोला जा रहा है लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. Fine. So this is one more situation where you found that runtime पे exception is getting generated, and this is an example of exception as well. Fine. Look at this. एक एक्सप्रेशन में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मैंने एक इंटीजर ले लिया है 10, बट उसके साथ में एक स्ट्रिंग को ऐड करवा दिया है. That one is not a number, वो apostrophe में लिखा हुआ है, that is a string. ठीक है, तो that is not going to return 10 plus 1 is equals to 11, and that even is not going to return 101. ये कॉन्केटेनेशन भी नहीं होगा क्योंकि पहला इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग है. तो इस सिचुएशन में जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगी, दैट एरर इज कॉल्ड टाइप एरर, राइट? तो दैट इज अ टाइप एरर, एंड उसने बोल दिया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस. ठीक है, जो दो ऑपरेंड्स आपने लिए हैं उस ऑपरेटर के साथ में वो सपोर्टिव नहीं है. आपने लिया है एक इंटीजर और दूसरा लिया है आपने स्ट्रिंग. ऐसी सिचुएशन में यू वोंट बी एबल टू ऐड देम, आप उनको जोड़ नहीं पाओगे. ये सिचुएशन एक्सेप्शन की सिचुएशन है. तो ये कुछ उदाहरण थे, कुछ एग्जांपल्स थे जहां पर हम लोग ये देख रहे थे, ये समझ रहे थे कि कैसे प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं जहां पर हमें रन टाइम में एक्सेप्शंस फेस करने पड़ सकते हैं. और इन एक्सेप्शंस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जहां भी ये जनरेट होते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद का प्रोग्राम टर्मिनेट, मतलब उसी पॉइंट पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. उसके बाद का प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. ये बड़ी समस्या है. तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई एक्सेप्शन आया और उसने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अगर इंटरप्ट किया तो वो आपको एरर मैसेज जैसी दिख जाएगी, और एरर मैसेज के बाद वाले स्टेटमेंट या बाद वाला हिस्सा प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया व्हिच इज प्रिंटिंग दिस, और उसके बाद में मान लो मैंने इसे वापस ओपन अप कर लिया. तो मेरे इस कोड में अब दो स्टेटमेंट है जिसमें दूसरे में कोई समस्या नहीं है, पहले में है. लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो भी मैं वो टाइप एरर वाली सिचुएशन पे आके इंटरप्रेटर मेरा रुक जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा. इसका मतलब ये हो गया कि दिस स्टेटमेंट नेवर गॉट एग्जीक्यूटेड, इट हैज नॉट गॉट चांस टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, इसको मौका नहीं मिला एग्जीक्यूशन का क्योंकि इसके पहले ही प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गई, जिसकी वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, राइट? तो दे आर हार्मफुल. फाइन, दे आर हार्मफुल मतलब एक्सेप्शंस आर हार्मफुल. वो समस्या पैदा करते हैं, उनको हैंडल करना बहुत बहुत जरूरी होता है. ठीक है, या तो हमारे प्रोग्राम्स इस तरीके से बने हुए हों कि उनमें एरर्स नहीं आए, और या फिर हमारे प्रोग्राम्स में इस तरह के मैकेनिज्म ड्राफ्टेड हो जो कि उस सिचुएशंस को हैंडल कर लें. ठीक है, अब पूरी तरीके से क्या होता है कि जब हम पूरा कोड स्क्रैच से लिख रहे हैं और सब कुछ हमें पता है, तो छोटे प्रोग्राम्स में कई बार आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो कि आप एरर जनरेट नहीं होने दें. ठीक है, कि मैं प्रोग्रामर हूं, मैं ध्यान रखूंगा कि एरर नहीं आएगी. लेकिन कई बार जब आप बड़े एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स आर इन्वॉल्व, सेवरल पैकेजेस आर इन्वॉल्व, और आप कई कई जगहों से आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं, कहीं से आप ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करके ला रहे हैं, कहीं से फंक्शंस इंपोर्ट करके ला रहे हैं. यू डोंट नो कि उनका बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है, किस तरह की डेटा ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आपके पास डेटा कहां से आ रहा है, आपका डेटा कहां जा रहा है, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो वो कैसे बिहेव कर रहा है. काफी हद तक चांसेस इस बात के बन जाते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी जनरेट हो सकती है, राइट?
तो इसीलिए we must know how to handle the exceptions. That's it. And this session is all about handling that. ठीक है, बात समझ में आई? yes. देखो अब तो ये इसमें वही सिचुएशन समझाई जो मैंने तुमको बताया था अभी स्कूल में. Two statements are taken to begin with. One is taking input A, other one is taking input B. उसके बाद में हम प्रिंट करवा रहे हैं A divided by B. ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है अगर एंड यूजर समझदार है तो, है ना? एंड यूजर समझदार है मतलब कि वो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना एंटर करे, तब तक कोई समस्या नहीं. इस प्रोग्राम में बहुत बढ़िया चलेगा, है ना? प्रिंट चलेगा A डिवाइडेड बाय B और उसके बाद में एक प्रिंट और लगा दिया. उसके बाद ये सिर्फ बताने के लिए कि A डिवाइडेड बाय B प्रिंट करने के बाद भी प्रोग्राम का कोई हिस्सा है तो जिसमें लिखा हुआ है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम. तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं और अगर पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर 2 दे दिया तो 6.0 is the result, which is division of 12 by 2, right? And the rest of the portion of the program which is carrying a print is also getting executed, has also been executed, which is printing remaining portion of the program. But when the same code got executed again, and if I said 12 and 0 are the counts that are given this time, so it will generate that same error जो पीछे देख के आए थे, 0 division error, और जो इसके बाद का print जो था वो execute नहीं हुआ. Fine. So this way you can estimate that कि एक प्रोग्राम जो है हो सकता है कुछ सिचुएशंस में सही काम करे और कुछ सिचुएशंस में काम ना करे, जिसमें गड़बड़ आ जाए. ठीक है, तो गड़बड़ प्रिंट में नहीं है, गड़बड़ इनपुट लेने में भी नहीं है. सिंटेक्स वाइज तो आपका कोड बिल्कुल सही है, बट देन इट फेस अ लॉजिकल मिस्टेक एट रन टाइम. लॉजिकल मिस्टेक मतलब यूजर इंसर्टेड अ 0 फॉर डिनोमिनेटर. अब ये आपके ऊपर होगा नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है कि यूजर क्या इंसर्ट करेगा. ठीक है, तो रन टाइम पे कोई ऐसा डेटा आ गया जिसने कि रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट कर दिया, आपने नहीं किया, आपने कोई प्रोग्राम बढ़िया लिखा, बट रन टाइम पे द सिचुएशन सच अराइजेस दैट की एक्सेप्शन अकर्ड. तो अब हमें बीइंग प्रोग्रामर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए. हमें इसको जो है लेस करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म से, जिससे हम ये बोल पाए कि ठीक है तू 0 इंसर्ट कर भी देगा तो कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम का इंटरप्शन नहीं होने देंगे और प्रोग्राम चलते रहेगा. फाइन. एंड दिस इज व्हाट द टारगेट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज. यही एक्सेप्शन हैंडलिंग का टारगेट है. ठीक है, बिफोर वी गो अहेड लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर. अभी अपन ने कुछ नाम तो देख ही लिए हैं वहां पर, उन नामों पे ही एक बार थोड़ी सी बात और कर ली जाती है. हाँ, एक यार कुछ दिन पहले हम लोग एक चीज कर रहे थे जिसमें हमने इंपोर्ट सिस किया था, है ना? और उसके बाद में dir और सिस करके, क्योंकि सिस एक मॉड्यूल है, बिल्ट मॉड्यूल है, इसके ऊपर करके हमें पता चला था कि इसमें काफी सारे और भी यहाँ पर मॉड्यूल्स वगैरह जो हैं या इसके वो इन्वॉल्व हैं यहाँ पर. इसी के अंदर सिस के अंदर देयर वाज समथिंग व्हिच वाज बिल्ट इन मॉड्यूल नेम्स. का था वो? यस सर, अभी हाँ यहाँ पे लाइन में just a sec, here it is. What was this used for, by the way? जितने भी built-in मॉड्यूल्स है वो शो करता है. बहुत बढ़िया. जितने भी built-in मॉड्यूल्स होते हैं सिस्टम के, सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल्स में एक कैटेगरी होती है built-in मॉड्यूल्स की, वो इसमें जो है हमें उसकी लिस्ट मिल जाती है. sys dot built-in underscore module underscore names. ठीक है, a tuple that is containing all those names which we categorize as built-in modules. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे built-in modules हैं. built-in modules का मतलब क्या होता है? Predefined, which are available in interpreter only, which are there with interpreter only. इनके कोड्स जो हैं py के टर्म में या पाइथन फाइल के टर्म्स में हमारी लोकल ड्राइव्स पे नहीं होते हैं, ये इंटरप्रेटर के साथ में DLL फाइल के टर्म्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं. जब भी इंटरप्रेटर इनिशियलाइज होता है तो ये सारे मॉड्यूल्स जो है उसके साथ में इनिशियलाइज हो जाते हैं. राइट, इसीलिए इन सारे मॉड्यूल्स के साथ में फाइल एट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ढूंढोगे कहाँ है लोकल ड्राइव पे मॉड्यूल तो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल की एक कैटेगरी थी जो हमने डिस्कस करी थी. इसी के अंदर हम इसको लाके अपनी उस एक्सेप्शन हैंडलिंग से कहीं ना कहीं जोड़ने वाले हैं. इसी के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स के ही अंदर जो है हमारे पास एक मॉड्यूल है
and what was that module? Built-ins. ढूंढो उसमें built-ins मिल रहा है, ये here it is. ठीक है, एक मॉड्यूल है built-ins नाम का। वो built-ins नाम का मॉड्यूल जो है उसका कंटेंट मुझे आज एक बार देखना है कि ये जितने सिस्टम डिफाइंड बिल्ट-इन मॉड्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। मैथ हम ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं, टाइम हम देख चुके हैं, सिस हम यूज करते ही हैं, राइट। एक ये बिल्ट-इन करके मॉड्यूल्स है दैट आई वांट टू असेस अ फर्दर मोर। एक काम कर रहा हूं मैं अभी हाल फिलहाल यहाँ पर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट बिल्ट-इन्स, अभी तक ऊपर की कहानी बस यही बता रही थी कि बिल्ट-इन्स नाम का एक मॉड्यूल है, बस ये ऊपर तक का डिस्कशन, और कोई काम नहीं है उसका। बिल्ट-इन्स नाम का एक मॉड्यूल है जो कि बिल्ट-इन मॉड्यूल है, राइट, जो कि इंटरप्रेटर के साथ में ऑथेंटिकेटेड है, फाइन। तो इंपोर्ट बिल्ट-इन्स, और बिल्ट-इन्स करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद में dir ओवर built-ins that I need to do. Look at this list that I'm getting. देखो बहुत सारे नाम दिखेंगे, एरर 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 एरर, ये हमारे नाम आएंगे अभी सारे, है ना। तो built-ins के अंदर this all content we are having, it is a big list which contains all these names, right। अब इन नामों में से अगर ढूंढने जाओगे तो कुछ कुछ नाम आपको जाने पहचाने दिखेंगे पिछले 10-15 मिनट के सेशन के अंदर जो तुमने शायद देखे होंगे। क्या हमने की एरर देखा था थोड़ी देर पहले, आज की तारीख में इंडेक्स एरर देखा था, इंडेक्स एरर देखा था, ठीक है। इसके अलावा और ढूंढो आज के एरर जो हमारे पास आए थे आज। आर वी हैविंग मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर हियर, ये क्या हमारे पास यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर है, ये रहा जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। टाइप एरर, ये रहा टाइप एरर, फाइन। तो यू विल फाउंड दैट कि अभी वो जितने पीछे हम लोग एरर्स वगैरह की जो कैटेगरीज देख रहे थे कि कभी ऐसा कर दिया तो वो एरर आ गई, वैसी सिचुएशन में सिस्टम ने वो वाली एरर थ्रो करी, वैसी सिचुएशन में सिस्टम ने वो वाली एरर थ्रो करी। तो अलग अलग परिस्थितियों में आने वाली जो एरर्स हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो सारी की सारी एरर्स की एंट्रीज यहाँ है बिल्ट-इन्स के अंदर, है ना। बिल्ट-इन्स मॉड्यूल के पास में वो तमाम एंट्रीज हैं। अब एंट्रीज हैं मतलब एक मॉड्यूल के साथ में जो एंट्रीज होती हैं आखिर वो होती क्या है, आप बेसिक्स पे जाओ। जब हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे तो मॉड्यूल्स बनाए भी थे, जब मॉड्यूल्स बनाए थे तो उसके अंदर हम क्या लेते थे, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, है ना। और मैं जनरली बोलता था कि मॉड्यूल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स, दे कंटेन्स मेनी ऑब्जेक्ट्स which can be accessed later on, right। तो अगर बिल्ट-इन्स एक मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करके आए हैं, टाइप ऑफ बिल्ट-इन्स, व्हाट इज दिस, इट इज अ मॉड्यूल, राइट। तो अगर बिल्ट-इन एक मॉड्यूल है, बिल्ट-इन्स एक मॉड्यूल है और उसके अंदर अगर ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं तो ये तमाम चीजें कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, इनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं बट दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, राइट। एक मॉड्यूल्स के साथ में एसोसिएटेड सारे ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस ऑब्जेक्ट्स मतलब कि एक एक एरर जो वहां पे आ रही है दोस एरर्स आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पाइथन में ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर हैविंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब मेरे पास जितनी इस सिचुएशन में एरर आई ऊपर, जो जो हमने आज यहाँ पे देखी अलग अलग प्रकार की एरर, चाहे वो किसी भी किस्म की एरर रही हो, those all errors were nothing but objects, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि सिंटेक्स एरर क्या होता है, ये भी समझ में आ गया कि आप एक्सेप्शन किसको बोल रहे हो जो रन टाइम पे आ रहे हैं। 4-5 उदाहरण आपने दिखा दिए, उससे ही समझ में आ गया कि ये अलग अलग नामों के साथ में आ सकती हैं अलग अलग सिचुएशन में। अब ये भी समझ में आ गया कि चाहे कोई भी नाम हो या कोई भी प्रकार की एरर आ रही हो, ये और कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स ही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन इनके ऑब्जेक्ट टाइप क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद वी वेंट फॉर डूइंग समथिंग एल्स। अब ये क्योंकि बिल्ट-इन मॉड्यूल्स हैं तो इनमें सारी चीजें डायरेक्टली भी अवेलेबल है, मैं इंपोर्ट किए बिना भी अगर चेक करता तो भी मुझे ये चीज यहाँ पर मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप ऑफ व्हाट, जीरो डिवीजन एरर अगर ढूंढने जाऊं तो दैट इज, हाँ, दैट इज गिविंग मी दिस क्लास टाइप। और जब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम उसको कैसा पढ़ते हैं कि जीरो डिवीजन एरर is an object of class type, या basically it is a class,
ठीक है, दैट्स अ क्लास। जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो दैट इज अ क्लास एंड इट गॉट जनरेटेड बाय टाइप क्लास। टाइप क्लास से ये जनरेट हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप टाइप एरर इज हैविंग द सेम सिचुएशन, ठीक है। और कौन सी एरर देखी थी हमने? नेम एरर। इफ सपोज मैं अगर लगाऊं यहाँ पे, दैट इज हैविंग द सेम थिंग। और क्या देखा था? सिंटेक्स एरर इज हैविंग द सेम थिंग। और एक चीज और बताओ जो देख के आए थे पीछे, क्या था? की एरर। की एरर, इंडेक्स एरर। तो कंक्लूसिव इज, किसी भी तरह की एरर जो भी आप वहां पे विटनेस कर रहे हैं, दोस ऑल एरर्स आर नथिंग बट क्लासेस, ठीक है। और कुछ नहीं है, वो क्लासेस हैं। हम इन क्लासेस का कोड्स देखने में क्यूरियोसिटी रखें, बट इनका कोड्स हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इनका कोड हम इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी हम ऊपर देख के आए हैं, दिस ऑल क्लासेस are residing inside the module built-ins, and built-ins module is actually residing inside built-in module's name, which is actually the which built-in module is a built-in module which is associated with the interpreter only. इसका कोड मेरे पास में वो पाइथन के टर्म्स में अवेलेबल नहीं है। इंटरप्रेटर की इनिशियलाइजेशन के साथ में मॉड्यूल्स इनिशियलाइज होते हैं और इन मॉड्यूल्स के जो कोड्स होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इनके कोड जो है वो हम देखने में सक्षम नहीं रहे। बट दीज आर ऑल क्लासेस दैट वी कंक्लूडेड। ये सारी की सारी क्लासेस हैं, इन्हें क्लासेस ही कहा जाएगा। बड़े आगे। What will happen if I apply help on जीरो डिवीजन एरर? थोड़ा सा डिग आउट करना चाह रहा हूँ उसको कि देखो तो सही है, कुछ तो एडिशनल जानकारी उपलब्ध हो। इसका कोड नहीं देख सकता हूँ, तो चलो कम से कम इसके ऊपर जो हेल्प पाइथन ने लगा रखी हो वो हेल्प ही एक्सेस करने की कोशिश करो। लुकिए, हेल्प ऑन क्लास जीरो डिवीजन एरर इन मॉड्यूल बिल्ट-इन्स। तो ये इसने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि जीरो डिवीजन एरर इज व्हाट? अ क्लास। लिखा है इसके ऊपर, क्लास जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। एंड इट इज रिसाइडिंग इन मॉड्यूल बिल्ट-इन्स। बिल्ट-इन्स मॉड्यूल के अंदर इस नाम की क्लास है, उसके ऊपर आपने हेल्प लगाना चाहिए। अभी अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा एक हमारे पास अभी वाली मैच्योरिटी नहीं है, बट फिर भी इसमें अगर छोटे लेवल पे बात करें तो ये क्लास की डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन नहीं है, स्ट्रक्चर उसका दिया हुआ है। क्लास जीरो डिवीजन एरर हमारी क्लास का नाम, और जब क्लास के नाम के साथ में ब्रैकेट में अगर मान लीजिए कि कोई और नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस क्लास हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्लास। डिराइव्ड का मतलब होता है कि ये एक्चुअली चाइल्ड क्लास कहलाती है और ये क्या होती है? पेरेंट क्लास हो जाती है, ठीक है। दिस इज द चाइल्ड क्लास एंड दिस इज पेरेंट क्लास। ये जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब क्लासेस बनाई जाती हैं तो इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक क्लास को यूज करते हुए आप दूसरी क्लास डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो जो पिछली क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, ठीक है। मतलब कि भाई तुम ऑलरेडी 5 फंक्शन बना के बैठे हो और मैं आज अपनी डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे वो वाले फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए, 2 और चाहिए, तो फिर मैं 5 वापस से नहीं ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, 2 नए बनाऊंगा और पीछे वाले को भी रेफर कर दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास अब टोटल 7 फंक्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं डिराइव्ड क्लास कहलाऊंगा और वो पेरेंट क्लास हो जाएगी जिसे बेस क्लास कहा जाता है, ठीक है। तो हियर जीरो डिवीजन एरर इज अ डिराइव्ड क्लास एंड इट्स बेस क्लास इज अरिथमेटिक एरर, ठीक है। इसी के साथ में नीचे अगर देखोगे तो एक मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर भी दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर जो है वो ये बताता है कि ये जो तुम्हारी जीरो डिवीजन एरर है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरिथमेटिक एरर, इसके पिताजी अरिथमेटिक एरर है, ठीक है। और अरिथमेटिक एरर इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस एक्सेप्शन, बेस एक्सेप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ये पेरेंट्स हैं, ये जो नीचे नीचे हम जाते जा रहे हैं ना, दिस आर ऑल पेरेंट क्लासेस, राइट। तो सबसे ऊपर हायरार्की में अगर देखोगे तो क्लास दैट यू आर हैविंग इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। यहां नीचे लिखा है डेरिवेशन के ट्री में, बट देन द पेरेंट क्लास सबसे ओल्ड जनरेशन इसमें कौन सा है? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट से डिराइव हुआ बेस एक्सेप्शन, इससे डिराइव हुआ एक्सेप्शन, इससे डिराइव हुआ अरिथमेटिक एरर, इससे डिराइव हुआ जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कहां से मिला हमको ये रिजोल्यूशन ऑर्डर? हेल्प से। हेल्प पे गए जीरो डिवीजन एरर में, तो ये सब चीजें मिल गई वहां पर, राइट। अब जीरो डिवीजन एरर के अलावा ये जो सारे नाम हमने यहाँ पढ़े, अरिथमेटिक, एक्सेप्शन, बेस एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है और ये कहाँ है? तो क्या है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये सब क्लासेस हैं, तभी तो ये पेरेंट क्लास का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। कहाँ है? ये सब यही है, ढूंढो यहाँ पे। ये अरिथमेटिक एरर ये रहा, ठीक है। व्हाट वाज देयर अपार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक एरर? एक्सेप्शन, बेस एक्सेप्शन, तो यहाँ ढूंढो, ई में एक्सेप्शन मिलेगा, ये एक्सेप्शन था, ठीक है। इसके अलावा बेस एक्सेप्शन ढूंढोगे तो ये रहा बेस एक्सेप्शन। ऑब्जेक्ट ढूंढो तो ऑब्जेक्ट में मिलना चाहिए, यहाँ पे वो स्मॉल में था तो स्मॉल में ढूंढो, नीचे ऊपर कैपिटल में नहीं मिलेगा तुमको। नीचे देखो स्मॉल में ऑब्जेक्ट दिख रहा नहीं? हाँ हियर इट इज, ये ऑब्जेक्ट। तो आप जितनी वहां पेरेंट क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, दोस ऑल पेरेंट क्लासेस आर इवन इंक्लूडेड हियर, सब यही है, सब की सब क्लासेस आपको यही मिल जाएंगी बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो देयर इज वन बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ व्हिच द नेम इज बिल्ट इन, इसी के अंदर ईच एंड एवरी क्लास इज रिसाइडिंग। जितने भी एरर्स मुझे मिल रहे हैं, मिलेंगे रन टाइम पे, वो तमाम एरर्स ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में बिल्ट-इन्स के साथ में रिसाइड कर रही हैं, एंड दे ऑल आर क्लासेस। फाइन, दे ऑल आर क्लासेस। क्लासेस ये हो सकता है कि एक दूसरे से जनरेट हुई हो, और वो जनरेटर्स पेरेंट्स क्लासेस भी सब यही इन्हीं में होंगे। फाइन डियर। टाइप एरर वाज सम अदर कैटेगरी, एंड टाइप एरर की पेरेंट क्लास कौन सी है? एक्सेप्शन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑर्डर देखोगे तो ये रहा उसका, नीचे से पढ़ो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से बेस एक्सेप्शन बना, बेस एक्सेप्शन से एक्सेप्शन बना, एक्सेप्शन से टाइप एरर बनी। फाइन, ये उसका रिजोल्यूशन ऑर्डर हो गया। इसी में अगर मैं आप थोड़ा ऊपर आ जाऊं, इसमें एक्सेप्शन दोनों के पेरेंट्स में दिख रहा था मुझे, आप अगर देखोगे तो एक्सेप्शन वहां भी था जीरो डिवीजन में भी, वो एक्सेप्शन यहाँ भी है। तो आप अगर यहां पर हेल्प ओवर एक्सेप्शन ही चला लें तो आपको पता चलेगा कि एक्सेप्शन दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बेस एक्सेप्शन, ठीक है। और इसके बाद अब एक चीज और पढ़ो, ये क्या लिखा है नीचे? बिल्ट इन सब क्लासेस। बिल्ट इन सब क्लासेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्सेप्शन के ऊपर बेस एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन हैज बीन जनरेटेड यूजिंग बेस एक्सेप्शन, बट देन एक्सेप्शन को यूज करते हुए क्या वही सब क्लासेस बनी है क्या? नीचे बच्चे, चाइल्ड्स, राइट। तो एक्सेप्शन के नीचे भी क्लासेस हैं, एंड दिस आर ऑल क्लासेस दैट हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम हियर। इसमें से एक हमने पहले देखी थी, कौन सी है वो? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एरर जो है दैट हैज बीन चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन, राइट। एक ऑर्डर ऊपर चढ़ रहा हूं, एक्सेप्शन से ऊपर, मैं धीरे धीरे सीढ़ियां ऊपर आ रहा हूं। जीरो डिवीजन देखा, उसके ऊपर गए तो एक्सेप्शन देखा, एक्सेप्शन के ऊपर क्या है? बेस एक्सेप्शन। ये बेस एक्सेप्शन पे आया, बेस एक्सेप्शन की हेल्प पे गए तो पता चला यार बेस एक्सेप्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, राइट। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े ऑब्जेक्ट क्लास में। आप तुम अगर देखोगे तो रिजोल्यूशन ऑर्डर कुछ भी नहीं लिखा है, देखो सब क्लासेस लिखी है इसकी, कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है बेस एक्सेप्शन के साथ में, ये सब क्लासेस हैं इसकी, लेकिन टॉप पे कुछ नहीं है इसके अलावा। ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये बेस एक्सेप्शन का है। बेस एक्सेप्शन की डिटेल है, बेस एक्सेप्शन की डिटेल में ये कहा गया है कि दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस आर दिस। वन मोर लेवल अप, हेल्प ओवर ऑब्जेक्ट, that is a class as well, but then यहाँ भी you will find that it is not getting generated by referring some other class, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा के कोई भी दूसरी क्लास का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पेरेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर क्लास। फाइन, तो ऑर्डर समझ जाओ जो हमने अभी ऊपर लिख के आया था पूरा, कि अगर आप इस पूरे हायरार्की को अगर समझोगे, ये जो एक्सेप्शन की जितनी क्लासेस हैं
तो उसमें आपको जो भी स्पेसिफिक एरर्स मिल रही है, दो स्पेसिफिक एरर्स आर नथिंग बट क्लासेस रिसाइडिंग इन बिल्डिंग्स एंड दोस क्लासेस माइट हैव देयर पेरेंट क्लासेस एज वेल। और वो पेरेंट क्लासेस में यूजुअली तो ऊपर की 3-4 क्लासेस का जो अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो है एक्सेप्शंस, बेस एक्सेप्शंस, ऑब्जेक्ट। ये तीन मुझे याद आ रही है ऊपर ऊपर की, एक्सेप्शंस, बेस एक्सेप्शंस एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये स्ट्रक्चर, ये हायरार्की समझना जरूरी है, थोड़ी देर बाद काम आएगा ये हमको। चलो, गोइंग देयर नाउ। सो दिस वाज द सिचुएशन वेयर वी फेस्ड एन इशू, जिसमें रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो हमें देखने को मिला था, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन। इस तरीके से हम सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब जब भी हम पाइथन में होते हैं तो पाइथन में अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का मतलब क्या है वो हमें इस कोड के साथ में समझना है। पिछला ही कोड है, थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें कर दिया है। दो इंटीजर्स यूजर से एंटर करवाए हैं ए और बी करके, और उसके बाद में अगर तुम बाद के का कोड देखोगे तो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ डिवाइड ए को बी से, साथ में उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में मैंने एक काम कर दिया, वो ये है कि मैंने यहाँ पर इसके ठीक ऊपर लिख दिया है ट्राई, ट्राई कॉलन और उसके बाद ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेटर कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है, वो ये बोलता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई के इंडेंटेशन के अंदर, ट्राई के स्कोप के अंदर आपने जो भी लिखा है, इंटरप्रेटर उस पर नजर रखेगा कि उसमें कहीं कोई रन टाइम एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इस वाले सेगमेंट के ऊपर अब एक निगाह बनी हुई है कि कोई रन टाइम एक्सेप्शन तो नहीं है, अगर है तो फिर क्या करना है वो आगे बताएं, ठीक है। तो दिस इज द पोर्शन, स्कोप ऑफ ट्राई इंडिकेट्स दैट कि दिस पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इज नाउ अंडर द वॉच फॉर एनी रन टाइम एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो सिस्टम को पता चल जाएगा, हम उसको हैंडल कर पाए उस सिचुएशन, ठीक है। तो हमारा तो कोड आसान था, हमारे लिए सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट था, एक ही स्टेटमेंट था जो सेंसिटिव था, जिसमें हमें लग रहा था कि एरर आ सकती है। तो इसलिए ट्राई वाले ब्लॉक में अभी हाल फिलहाल केवल एक स्टेटमेंट, व्हिच इज दैट प्रिंट, राइट। एक्सेप्ट वाली सिचुएशन ये बताती है कि अगर ऊपर ट्राई वाले ब्लॉक में कोई एरर आई है तो ये करना है। एक्सेप्ट के स्कोप में जो भी हम कोड करते हैं तो वो दरअसल हमारा हैंडलिंग मैकेनिज्म होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जो ये बताता है कि ट्राई के ब्लॉक में इफ एक्सेप्शन अकर देन डू दिस, ठीक है। तो ट्राई के स्टेटमेंट में अगर इस प्रिंट में अगर कोई एरर आती है तो एक्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, फाइन। ट्राई के स्कोप में व्हाटएवर हैज बीन रिटर्न, अगर उसमें एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्ट चलेगा, और एक्सेप्ट के अंदर लिखे हुए जितने भी स्टेटमेंट हैं, जो भी आपने मैकेनिज्म कोड किया हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन होगा, फाइन। तो अभी तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर ए डिवीजन बी, ए डिवाइड्स बी में अगर कोई समस्या आ जाए तो उस केस में प्रिंट चला देना, बस उस प्रिंट में क्या लिखा हो, एरर, राइट। तो अब इस सिचुएशन में और पिछली सिचुएशन में हमने कौन सा कमाल कर लिया, हमने ऐसा क्या कर लिया कि यहां पर हम बोलेंगे कि वी हैंडल्ड द एक्सेप्शन। भाई एरर तो सिस्टम भी प्रिंट करवा रहा था कि a डिवाइडेड बाय b में डिनोमिनेटर 0 आ गया है, एरर, तो हमने भी वही कर दिया कि प्रॉब्लम आ गई तो एरर, राइट। लेकिन सिस्टम अगर एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो वो उसी समय तुम्हारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, और आप अगर एक्सेप्शन हैंडल करोगे, मतलब थ्रोइंग एक्सेप्शन को कैच करके उसे अगर हैंडल करोगे तो उस केस में तुम्हारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। और ये हमें यहां पर पता चलेगा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि even the error is there, even the message print with errors getting executed, ये बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो तो एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसीलिए नाउ गोइंग फॉर इट्स execution of this code, giving first number is 10, 0 as my second number. Look at this, सबसे पहले एरर आया, एरर आने के बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी आपने मैकेनिज्म दिया था वो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसके बाद में सिस्टम ने उसको अनहैंडल्ड एक्सेप्शन नहीं माना, उसने बोला कि आपने एरर हैंडलिंग कर ली है मैनेज, और इसीलिए बचा हुआ जो पोर्शन था प्रोग्राम का वो भी एग्जीक्यूट
हो गया। इसको हम इस तरीके से पहले देखें कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ है, राइट, विच वॉज द बिग टास्क। पिछले केस में जब हम ये सब चीजें नहीं दे रहे थे तो प्रोग्राम का टर्मिनेशन एबनॉर्मली हो गया, बीच में प्रोग्राम हट गया, टर्मिनेट हो गया, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए। दैट वी हैंडल, राइट। और वो हैंडल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो दिस वे इट हैपेंड। आपको अगर इसको थोड़ा सा इसका अगर विजन क्रिएट करना है तो कुछ सेकंड में ये भी देख लो कि हाउ डज दिस कोड वेंट ऑन इन डीबगिंग, देखना इसको। So my first number is this, and then second number was we are intended to generate zero, generate the error. That's why 0. Then this block comes, print A divided by B. This is going to generate an exception. Since the exception got generated, इसी point of time पे अगर ये normal code होता without any mechanism तो आपको error आ रही है, ठीक है। But the control went ahead since you have a mechanism defined there. System or interpreter or the control went inside except, क्योंकि exception आया है, और उसके बाद में इसने print किया error, और उसके बाद में the rest of the portion of the program also executed successfully without any issue, ठीक है। तो दिस वे यू हैंडल दैट सिचुएशन। अब आपके ऊपर है यार, एक्सेप्ट ब्लॉक में आप क्या लिखना चाहते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एरर लिखा है, क्या लिखना है हमारे ऊपर। पर इफेक्टिवली देखें तो ये जो हमने अभी किया इस प्रोग्राम के अंदर, दिस इज नॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं। हैंडलिंग का मतलब होता है कि यू हैंडल द सिचुएशन वेल एंड दी जो बेसिक मोटो था प्रोग्राम का वो आपने फुलफिल कर दिया, ठीक है। अभी तो आपने वही अभी आपने सिर्फ एक काम किया है कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ है और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सेप्शन। बचा हुआ पोर्शन जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ, बाकी आपने कुछ खास नहीं किया। तो 3 एरर तुमने बोल दिया, मान लिया एरर है, और बता दिया तुमने यूजर को किस जगह पे एरर आई है। बट प्रोग्रामिंग टर्म्स में इससे ज्यादा चीजें भी मैनेज की जा सकती हैं। वो आगे देखेंगे, करेंगे उसको। यहाँ देखो वन चेंज अगेन, पिछले कोड में इस कोड में अगर देखें तो एक परिवर्तन यहाँ पे आया है। 2 नंबर्स एज इनपुट लिए गए हैं, फिर एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है। ट्राई में फिर वही प्रिंट है जहां पे अगर डिनोमिनेटर 0 एंटर होता है तो एरर आएगी। एरर आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर हमने प्रिंट में इस बार दे दिया है डिवाइड बाय 0 एरर। मतलब मैं मेरे हिसाब से कोई भी मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकता हूं अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो। लेकिन इसमें चेंज और मैं देख रहा हूं वो ये है कि एक्सेप्ट के साथ में आई हैड मेंशन्ड अ नेम हियर एंड दैट नेम इज नॉट यूजर डिफाइंड, यूजर अज्यूम। वो नेम सिस्टम डिफाइंड है, हमें पता है कि ये क्या है। Zero division error was something that I was getting while system was throwing the runtime exception, and now I know one more thing that it is nothing but a class। ये और कुछ नहीं है, ये क्लास है जो built-in मॉड्यूल के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग जब एरर हैंडल करते हैं तो एरर को हम स्पेसिफिकली भी हैंडल कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, मतलब मैं इस वाले ब्लॉक को अगर डिफाइन करने जाऊं कि व्हाट दिस ब्लॉक इज डूइंग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ब्लॉक क्या करने के लिए बना हुआ है। ये ब्लॉक एरर हैंडल करने के लिए बना है अगर एरर 0 डिवीजन एरर है तो, अन्यथा। ये अंतर है पिछले कोड में और इस कोड में। पिछली बार हमने कोई भी क्लास मेंशन नहीं की थी, तो पिछली बार अगर हमने कोई भी क्लास मेंशन नहीं की थी तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ट्राई के स्कोप के अंदर अगर किसी भी प्रकार का अगर एक्सेप्शन आया तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म बहुत जनरल है, जनरल मतलब अगर ये प्रकार की एरर आई तो भी यही करना है, अगर वाली प्रकार की एरर आई तो भी यही करना है, वैसा हुआ तो भी यही करना है,
अगर आपको जनरली कोई मैकेनिज्म कोड करना है हर सिचुएशन के लिए, तो फिर आप कोई भी क्लास का नाम वहां पे मेंशन ना करें, सिर्फ एक्सेप्ट लिखें और आगे बढ़ जाएं। आपकी हर सिचुएशन में उस ट्राई के अंदर किसी भी एरर के लिए एसी का एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं, आप ये सोचते हो कि यार नहीं, इस ब्लॉक के अंदर अगर जीरो डिवीजन एरर आई तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड नाउ वी आर ग्रेजुअली गोइंग टुवर्ड्स द हैंडलिंग वाला पार्ट। मतलब मैं इसके बाद के एक आध कोड में बताऊंगा तुम्हें कि एक्चुअली हैंडलिंग क्या करें, हैंडलिंग में क्या करें, राइट। तो स्पेसिफिकली दिस कैन बी डन, पर अभी तो यही समझ में आ रहा है कि चाहे ऊपर वाला कोड हो चाहे ये वाला कोड हो, अल्टीमेटली तो बिहेवियर दोनों में सेम ही है। 12/0 सबसे पहले इसने बोल दिया डिवाइड बाय जीरो एरर जो हमने ऊपर कोड कर रखा है, फिर रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आल्सो गॉट एग्जीक्यूटेड। तो पिछले केस में और इस केस में कोई भी अंतर अभी हमें देखने को नहीं मिला, राइट। लेकिन हाँ, बेसिक थीम को दिमाग में रखो। पहला सिचुएशन एक्सेप्ट हर बार इन्वोक होगा, हर बार मतलब किसी भी एरर के लिए इन्वोक हो जाएगा, और ये वाला एक्सेप्ट तभी इन्वोक होगा, तभी कॉल होगा, तभी चलेगा जब जीरो डिवीजन एरर आएगी, अन्यथा नहीं। फाइन, इस कोड पे ध्यान दो। अच्छा कोड एक देखो, दो लिस्ट ली है ऊपर। पहली लिस्ट में सारे इंटीजर्स दिख रहे हैं, 12, 10, 13, 2, 24। दूसरी लिस्ट में देयर आर वैल्यूज, देयर आर ऑब्जेक्ट्स, बट देन उसमें से कुछ इंटीजर्स हैं और एक स्ट्रिंग भी दिख रही है उसके अंदर। इंटीजर्स में भी जीरो भी है, नॉन जीरो भी है। तो 6, 5, 0, 8, 4, फाइन। और कॉन्स्टेंटली देयर वाज अ सिचुएशन इन माय कोड, अज्यूम कर लो, प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड मत लेना इसका। अज्यूम कर लो कि ये दो सोर्सेज हैं कहीं से आने वाली वैल्यूज के, ये आपकी एसक्यूएल की फाइल्स हो सकती हैं, किसी और सोर्स से आने वाला डेटा हो सकता है। आपके पास कुछ सोर्सेज से डेटा आ रहा है, आप उन सोर्सेज को आपस में डिवाइड कर रहे हो। आज का मंथन जीरो डिवीजन के आसपास ही चलता रहेगा बहुत ज्यादा, फाइन। मतलब मकसद जीरो डिवीजन समझना नहीं है, मकसद अब हैंडलिंग मैकेनिज्म उसको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है, और उन दोनों सोर्सेज से आए हुए डेटा को मुझे डिवाइड करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब ए के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 12/6 ऐसा कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिसकी वैल्यू आएगी 2। 10/5 आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल रिटर्न 2। 10/0 ये तो जीरो डिवीजन एरर वाली हो गई, सिचुएशन हो गई, ठीक है। इसके बाद में 13/समथिंग, दिस इज आई एम गोइंग टू गेट, फाइन। एंड 13 नहीं, 2/a, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। 12/6, 10/5, 13/0 is going to return an error exception. 2/a, that is also a situation of error, क्योंकि you won't be able to divide an integer by a string, fine. Then 24/4 would मतलब must return a normal thing which is 6, ठीक है। ये मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। अब पहले तो आप ये समझो कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान जब ये सारे डिविजन्स चलेंगे, पहली चीज जो मैं नहीं चाहता हूं वो ये है कि जब पहली बार भी कोई एक्सेप्शन आया तो मेरा प्रोग्राम वहीं पे डंप हो जाए, नॉर्मली टर्मिनेट हो जाए और बाकी ऑपरेशन परफॉर्म ही ना करे। लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी? जब आपने एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म लिया ही नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया एरर हैंडलिंग में, तो क्या होगा? जब पहली बार ऐसा कोई डिवीजन हुआ जो सपोर्टिव नहीं है, तो उस समय तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस विल नॉट बी परफॉर्म, बाकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने ऑपरेशन सही हैं वो तो परफॉर्म हो। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एरर हैंडलिंग, कि बचे हुए ऑपरेशन तो चल रहे हैं जिसमें एरर है समझ में आ रहा है, और बाकी होगा क्या? तो प्रोग्राम का टर्मिनेशन रोकना है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहां पर मैं और ज्यादा डीपली अगर इसको असेस करूं, तो मुझे जो दो प्रॉब्लम्स में एनकाउंटर करने वाला हूं, जो फोरकास्ट में कर पा रहा हूं, एक है डिवाइड बाय जीरो और एक है डिवाइड बाय स्ट्रिंग ए। दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो एक ही प्रकार की नहीं है, अलग अलग है। एक जीरो डिवीजन एरर है और एक कोई दूसरी एरर आएगी विच इज टाइप एरर, राइट। तो दोनों प्रॉब्लम अगर अलग अलग हैं तो फिर मैं चाहता हूं कि दोनों के लिए हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है वो भी अलग अलग ही हो। एक ही दवाई में दो मरीज को नहीं दे सकता कुल मिलाकर, जैसा मरीज जैसी बीमारी वैसी ही दवाई, ठीक है।
तो अभी इस कोड का मकसद तुम्हें ये बताना है कि एक ट्राई के साथ में यू कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट एज वेल। जैसे मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में लिखा है, अगर आप नीचे देखोगे तो ये ट्राई है, इस ट्राई के साथ में एक एक्सेप्ट ये लिया है और दूसरा एक्सेप्ट ये लिया है, फाइन, एंड बोथ आर एसोसिएटेड विद द सेम ट्राई, दोनों सेम ट्राई के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। हो क्या रहा है इस कोड में, देखो, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, मतलब आई जो है, मतलब एक लूप है जिसमें आई एक वेरिएबल है जो 5 वैल्यूज उठाएगा, 0 1 2 3 4, आखिरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये समझ में आता है, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 कुछ नहीं है मेरे लिए, 0 1 2 3 4 मेरे लिए आने वाली लिस्ट के इंडाइसेस है। इन इंडाइसेस के आधार पे, आई इंडेक्स के आधार पे मैं वहां से वैल्यूज को उठाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आया इस लूप के अंदर, अब ये जो जितना ट्राई एक्सेप्ट सब कुछ लगा हुआ है ना, ये सब लूप के अंदर लगा हुआ है, इनसाइड द लूप, फाइन। तो लूप जब चलेगा तो पहली बार में लूप में ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। मैं तो चाह रहा हूं कि 5 बार लूप चले, 5 बार बढ़िया डिवीजन हो और आंसर आ जाए। तो पहली बार प्रिंट चला a of i डिवाइडेड बाय b of i, i is 0 इन फर्स्ट इटरेशन, तो a of 0 डिवाइडेड बाय b of 0, मतलब ऊपर वैल्यूज देखो तो 12/6 इट इज गोइंग टू रिटर्न 2, ठीक है। डिवीजन है, फ्लोट रिटर्न करता है तो 2.0 ऐसी वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहां चूंकि कोई एरर नहीं आएगी, सब बढ़िया है, तो ट्राई के बाद रखे हुए एक्सेप्ट का कोई उपयोग इस बार नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई वाले ब्लॉक में कोई एरर एक्सेप्शन आती है, तो अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं, आगे बढ़ गए। आई की वैल्यू हो गई 1, अगली बार में चलेगा a of 1 डिवाइडेड बाय b of 1, इसके बाद a of 1 b of 1 की वैल्यू उठेगी 10 और 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 अगेन 2.0, ठीक है। फिर से कोई एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं आया। अगली बार में आई की वैल्यू हो जाएगी 2, a of 2 डिवाइडेड बाय b of 2, इस केस में a of 2 होगा 13 लेकिन b of 2 होगा 0, तो ये प्रिंट अटेम्प्ट कर रहा है 13 डिवाइडेड बाय 0। अब 13 डिवाइडेड बाय 0 यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करेगा, जैसे एक्सेप्शन जनरेट होगा सिस्टम को पता है कि ये कौन सा एरर है, 0 डिवीजन एरर है। इस सिचुएशन में अब सिस्टम देखेगा नीचे तो 2 एक्सेप्ट हैं, 2 एक्सेप्ट हैं, तो जाना किसके अंदर है, इलाज कहाँ है, इलाज है पहले वाले एक्सेप्ट के अंदर, क्योंकि पहला वाला एक्सेप्ट बना ही 0 डिवीजन एरर के लिए, ठीक है। तो जब 0 डिवीजन एरर आएगा तो पहला एक्सेप्ट के अंदर रखा हुआ जो भी मैकेनिज्म है वो चलेगा। अभी मैकेनिज्म पे नाम पे हमने कुछ भी नहीं किया है, वो शायद फिर आगे करेंगे। मैकेनिज्म के नाम पे अभी हमने केवल प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करवाया है, डिवाइड बाय 0 एरर एट इंडेक्स आई, ठीक है। जो भी इंडेक्स होगा उस इंडेक्स को प्रिंट करवा दिया कि इस इंडेक्स के या इस अकरेंस के करस्पॉन्डिंग जो है डिवाइड बाय 0 एरर आ रही है, और इतना करने के बाद में सिस्टम ये मान लेगा कि ये एरर हैंडल हो गई है, एक्सेप्ट हो गया, एग्जीक्यूट, राइट। उसके बाद अगली सिचुएशन में यहाँ पर 2/a होगा, जैसे ही 2/a होगा तो फिर प्रिंट में एरर आएगी, फिर दूसरा एक्सेप्ट चलेगा जो कि टाइप एरर जनरेट करेगा, इस बार प्रिंट होगा इनकॉम्पेटिबल टाइप एरर एट इंडेक्स आई, ये हमने लिखा है कि इनकॉम्पेटिबल है ऑपरेंड्स, ये कॉम्पेटिबल नहीं है इस ऑपरेशन के लिए, राइट। इसके बाद अगला ऑपरेशन चलेगा 24/4, वो रिटर्न करेगा 6, फाइन। प्रोग्राम कहीं भी बीच में एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होने वाला, क्योंकि 2 एरर्स 2 एक्सेप्शंस आने वाले हैं, बोथ यू हैंडल्ड हियर, आपने दोनों को यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स ऑब्जर्व द रिजल्ट, हियर इट इज 2.0 this we got when the thing was the numerator got divided by 0, this we got when the numerator got divided by a, and this is the last operation 24/4, right, this is we are getting here. So what are the takeaways with this code? We learned that एक try के साथ में multiple except भी दिए जा सकते हैं, और एक्सेप्ट के साथ में आप अगर क्लास का नाम मेंशन कर दें, और लेट्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कॉलिंग इट क्लास, तो एक्सेप्ट के साथ अगर हम एरर कोड मेंशन कर दें तो वो एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उसी एरर कोड के लिए बना हुआ है, वो एक स्पेसिफिक हैंडलिंग मैकेनिज्म है जो उसी एरर के जनरेशन पे इन्वोक होगा या फिर कॉल होगा, राइट। अब इस सिचुएशन में अगर मैंने मान लो इस पूरी की पूरी चीज को अगर रिप्लेस कर दिया होता बाय एक्सेप्ट दिस एंड प्रिंट एरर, तो भी ये प्रोग्राम को चलने में कोई समस्या नहीं आती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रकार की एरर है और दोनों ही प्रकार की एरर में वो जो कॉमन एक्सेप्ट
का जो मैकेनिज्म कोडेड है उसी को इन्वोक होना है और उसके अंदर जो भी तुमने लिख रखा है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। पिछली बार लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आपने एरर मैसेज में ये बता भी दिया कि कौन से प्रकार की एरर आई, राइट। तो अभी तो केवल हम बता रहे हैं, आगे हम उसको हैंडल कर लेंगे। यहां देखो अगले कोड में, लुक एट दिस सिचुएशन। सेम फॉर्मेट पे थोड़ा अपडेशन फिर से किया है। दो लिस्ट हैं, इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, जीरोस, नॉन जीरो सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, सबको डिवाइड करना है एक दूसरे के साथ। यहां तक पूरा कोड सेम है, प्रिंट चल रहा है, 5 बार प्रिंट चलेगा, 2 बार एरर आएगी, सिचुएशन वही है। और इस बार आप देखो तो जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपसे, जैसा मरीज वैसी दवाई, ठीक है, जैसी बीमारी वैसी दवाई। तो इसीलिए यहाँ पे हमने भी आई अज्यूम कि दो सिचुएशन में तो दोनों को हैंडल करने के दो तरीके मन से बना लेता। एक तरीका मैंने ये बना लिया कि अगर जीरो डिवीजन एरर आती है तो उस केस में डिस्प्ले तो करना है कि डिवाइड बाय जीरो आई है इस इंडेक्स पे, लेकिन साथ ही साथ हमने एक मैकेनिज्म उसके अंदर वो डाल दिया। वो मैकेनिज्म ये था, हम नहीं चाहते थे कि एरर मैसेज है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं है, ठीक है, तुम बता दो इस इंडेक्स पे एरर आई है, पर उस इंडेक्स का रिस्पॉन्डिंग एक कोई डिफॉल्ट कैलकुलेशन भी मैं रखना चाहता हूं, ठीक है। मेरे प्रोग्राम का बिहेवियर ऐसा है, आई वांट टू जनरेट सम आउटपुट आउट ऑफ इट, द इंटीजर, एंड देन आई हैव टू यूज इट समवेयर, फाइन। तो वो डिफॉल्ट आउटपुट मैंने अज्यूम कर लिया कि वो क्या है कि डिनोमिनेटर को 1 से रिप्लेस कर, अगर शून्य आ रहा है तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये डिस्प्ले किया कि अंडर दिस सिचुएशन व्हेन द जीरो एरर अकर्ड, replacing the denominator by 1, and then we printed this value. The numerator a of I got divided by 1. This was our way of handling the exception. ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारा तरीका है, ये हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, या हमने ऐसा सोचा है बीइंग प्रोग्रामर कि इस एरर को मैं इस तरीके से हैंडल करूंगा। एंड दिस इज व्हाट यू एक्चुअली कॉल द मैकेनिज्म। सिर्फ एरर मैसेज प्रिंट करना मैकेनिज्म नहीं हो सकता, दैट इज नॉट हैंडलिंग एरर, दैट इज जस्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि वो सिर्फ प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोकने का एक तरीका है कि एरर आ रही है पर मैं आगे बढ़ूं, राइट। पर आपने किया कुछ नहीं उस सिचुएशन में, एंड नाउ वी आर डूइंग इट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे एक मैकेनिज्म बना दिया जिसमें हमने न्यूमरेटर 1 से डिवाइड कर दिया और हम आगे बढ़ जाएंगे कि भाई अगर शून्य आया तो मैं शून्य हटा दूंगा, 1 से डिवाइड करके आपको आंसर दे देगा, राइट। लेकिन फिर हमने, अब हमें ये तो बताना ही सीखना भी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। तो फिर हमने कहा नहीं यार, लेकिन अगर टाइप एरर आएगी तो टाइप एरर में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले तो करेंगे कि टाइप एरर है, लेकिन फिर उसके बाद में उसी समय यूजर से एक इनपुट लेंगे, और वो इनपुट किस लिए होगा, डिनोमिनेटर के लिए, कि इनकॉम्पिटेबल डिनोमिनेटर आया था तो यार एक काम करो तुम एक नया डिनोमिनेटर दे दो, वो जो भी देगा उससे उसको डिवाइड करवा के उसको प्रिंट कर दे, ठीक है। तो टू अज्यूम्ड सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन वी हैव टेकन हियर जस्ट टू जस्टिफाई दैट कि अलग अलग मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं अलग अलग एरर्स के लिए, नथिंग एल्स, फाइन। इसीलिए जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इस कोड में आप देखिए सबसे पहले फिर चलाओ हाँ 2.0 पहले दो ऑपरेशंस तो चल रहे बढ़िया। इसके बाद में डिवाइड बाय जीरो एरर आई जिसमें डिनोमिनेटर 1 से रिप्लेस हो गया तो एरर वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाय 1। अभी ये हमारा जो अगला इंडेक्स है वो रुका हुआ है अपनी बारी के लिए, वो पूछ रहा है कि एक नया डिनोमिनेटर दे दो, तो मैंने उसको एक नया डिनोमिनेटर दे दिया। उस नए डिनोमिनेटर के चलते मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी और उसके बाद में उसने आखिरी यहाँ पर एक और डिवीजन किया एंड वी गॉट द रिजल्ट, ठीक है। तो दिस वे you handle the situation, 2 divided by 2 हुआ वहां पर, that's why you got 1 here, and 24 by 4 that gives us 6, fine। तो वो लास्ट वाला जो आउटपुट है हाँ वो प्रिंट स्टेटमेंट में जब तक हम डिनोमिनेटर के तब तक नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी जब टाइप एरर वाले एक्सेप्ट के अंदर हैं तो हमारा आई वाला जो इंडेक्स है वो अपनी सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, उसकी बारी आई नहीं है आगे वाले के लिए, दैट्स व्हाई। कोई डाउट इसमें? तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट, हर एक्सेप्ट के साथ में स्पेसिफिक कोड एरर्स, और कोड एरर्स के हिसाब से यू कैन हैव योर ओन मैकेनिज्म्स, ठीक है। याद है वही रो लिस्ट
वैसे ही लूप, और उस लूप के अंदर देखा जाए तो वैसा ही प्रिंट चल रहा है। सबको पता है कि प्रिंट 5 बार चल रहा है, 5 में से 2 बार एरर आ रही है ना, एक बार जीरो डिवीजन एरर आएगी और एक बार टाइप एरर आएगी। ठीक है, इसमें आगे बढ़े हैं तो अभी ये 2 कमेंटेड ब्लॉक हैं वो छोड़ दो, नीचे देखो एक प्रिंट लगाया हुआ है, मतलब मैं इस बार स्पेसिफिक हैंडलिंग नहीं कर रहा क्योंकि आई एम नाउ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग एल्स। स्पेसिफिक हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक हैंडलिंग की बजाय यहाँ पर मैंने सिर्फ एक मैसेज दे दिया है और मैसेज में ये लिखा है एरर एट, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, एरर एट इंडेक्स आई, मतलब शायद ये प्रिंट होगा कि इस इंडेक्स पे एरर है, सो रिप्लेसिंग द डिनोमिनेटर बाय 1। ठीक है, इस इंडेक्स पे एरर है और हम डिनोमिनेटर को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि चाहे जीरो डिवीजन आ जाए चाहे टाइप एरर आ जाए, हमने इस प्रोग्राम में दोनों ही प्रकार के एरर को हैंडल करने के लिए एक ही मैकेनिज्म दिया है, एंड दैट मैकेनिज्म इज रिप्लेसिंग द डिनोमिनेटर बाय 1, अ सिंगल मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, समझना ये है जो अंतर दिख रहा है, एक्सेप्ट बेस एक्सेप्शन। अब ये बेस एक्सेप्शन यहां पे हमने लिया है, पिछली बार यहां पे हमने लिया था जीरो डिवीजन एरर और दूसरा केस लिया था टाइप एरर, राइट। अभी जो पीछे पढ़ के आए थे वहां पर उसको एक बार रिकॉल करेंगे फटाफट से। हेल्प ओवर व्हाट वाज दैट, जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इसको हमने देखा तो हमें ये पता चला कि जीरो डिवीजन एरर की जो पेरेंट क्लासेस है उस पर चलते चलो फटाफट से। जीरो डिवीजन एरर की पेरेंट क्लास कौन सी थी, अरिथमेटिक की पेरेंट क्लास कौन सी थी, एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास कौन सी थी, मतलब कि कहीं ना कहीं जीरो डिवीजन एरर इज अ चाइल्ड ऑफ बेस। ठीक है, इज अ चाइल्ड ऑफ बेस, फाइन। इसके अलावा हेल्प ओवर टाइप एरर जब हम देखने गए तो यहां पर हमने जो मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर था वहां पे ऑब्जर्व किया दैट टाइप एरर इज आल्सो समहाउ चाइल्ड ऑफ बेस एक्सेप्शन। ठीक है, ये बेस एक्सेप्शन का ये भी चाइल्ड है, मतलब बेस एक्सेप्शन इज अ क्लास दैट comprises that is having both the classes with it. What both classes? जीरो डिवीजन एरर एंड टाइप एरर, वो दोनों के दोनों जो है वो दोनों चाइल्ड्स हैं किसकी, बेस एक्सेप्शन। तो आप जो है कई बार आपके कोड्स में अगर आपको ऐसा लगता है, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हैंडलिंग मैकेनिज्म एक ही है फॉर मल्टीपल एरर कोड्स, आपका हैंडलिंग मैकेनिज्म एक ही है फॉर मल्टीपल एरर कोड्स, तो यू कैन डू वन थिंग, उन मल्टीपल एरर कोड्स की पेरेंट क्लास ढूंढ लो, उसे उसका नाम लिख। ठीक है, तो अगर उसका नाम लिख दिया तो उसका मतलब ये हो जाता है इंटरप्रिटेशन कि अगर जीरो डिवीजन एरर आई तो भी ये एक्सेप्ट चलेगा, अगर टाइप एरर आई तो भी ये एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, दोनों ही केसेस में, क्योंकि दोनों की दोनों जो क्लासेस है, जो दोनों की दोनों जो एरर जनरेट होने वाली हैं वो दोनों इसी की चाइल्ड क्लास हैं। फाइन, एंड वी आर नॉट टॉकिंग बाय राइटिंग दिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट जीरो डिवीजन एंड टाइप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द चाइल्ड क्लासेस ऑफ बेस एक्सेप्शन, कि बेस एक्सेप्शन से जुड़े हुए जितने भी एरर कोड्स हो गए, जितने भी क्लासेस हैं, उनमें से कोई भी एरर अगर जनरेट होती है ऊपर के ट्राई ब्लॉक में, तो ये वाला मैकेनिज्म मुझे एग्जीक्यूट करना है इन दैट सिचुएशन। फाइन, तो यू कैन नाउ हैव द फैमिली ऑफ एरर्स मेंशन्ड हियर एज वेल। कुल मिला के यहाँ पे आप एक एरर का बुके बना के भी मेंशन कर सकते हो कि अगर इस बुके में से अगर कोई एरर आई तो फिर ये कर देना। ठीक है, और इसको वैसे मेरे पास इस तरह का प्रोग्राम होगा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप जनरलाइज अज्यूम कर लो कि अगर आपके पास इस तरह के 3 बुके हैं, ठीक है, तो वो तीनों बुकेस आप अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अब आप ऐसा सोचो कि आपके पास में सपोज आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो, आपके पास में 12 प्रकार के एरर कोड्स, 12, ठीक है, वो 12 प्रकार के एरर कोड्स के लिए आपको जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म बनाना। अब आपने लेकिन ये कंक्लूड कर लिया है कि वो जो 12 प्रकार के कोड्स हैं उसमें से 4 जो है वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब 4 ऑफ दोस क्लासेस आर चाइल्ड क्लासेस ऑफ वन क्लास। ठीक है, बची 4 जो एरर्स हैं, बची 4 जो क्लासेस हैं वो किसी एक पेरेंट को बिलोंग करती हैं, बची जो आपने 4 क्लासेस हैं किसी एक पेरेंट को बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर डिफाइंड है। और साथ ही साथ आप ये भी सोचते हो कि ये जो पहली कैटेगरी है 4 की, इसके लिए मुझे एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म एक ही बनाना है, अलग अलग कुछ नहीं करना है इनके लिए, वैसे ही दूसरे के लिए, वैसे ही तीसरे के लिए।
तो आपके पास टोटल एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म कितने हैं बताने के लिए? 3। तो फिर आप 12 के लिए बार बार चीजें तो लिखोगे नहीं, ठीक है? आप क्या लिखोगे? 3 एक्सेप्ट ब्लॉक लिखोगे, और उन 3 एक्सेप्ट ब्लॉक में यहां पर जो मेंशन चीज करोगे वो पेरेंट क्लास का नाम करोगे इंस्टेड ऑफ द चाइल्ड क्लासेस, ठीक है? तो पेरेंट क्लास का नाम मेंशन होने से कोई पता रहता है सिस्टम को, इसके अंदर ही कोई भी सब क्लास आई तो मुझे इसी वाले एक्सेप्ट ब्लॉक में जाना है, उसके अलावा बाकी दो में नहीं, ठीक है? तो मेंशनिंग दी बेस एक्सेप्शन हियर इंडिकेट्स दैट चाहे जीरो डिवीजन आ जाए चाहे टाइप आ जाए वो तो इसके अंदर चला ही आएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी, राइट? दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन व्हेन दिस कोड गॉट एग्जीक्यूटेड यू विल गेट दिस थिंग 2.0 2.0 the first two outputs and then those errors, those messages that you coded inside except error at index 2, so replacing denominator by 1 and 13 by 1 gives us 13, and same situation, same sort of operation with the other index as well, or after you know 6 choose बड़े 4, got it? Yes. ऐसे कितना टाइप के error होते हैं? अभी पढ़े ना, वो आया नहीं था उस समय ना, लेट आया था ना। इनको मैंने बताया यार जब बहुत सारे Numbers और alphabet के classification के according होंगे। नहीं, नॉट नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, Okay, I think it's important. उसको शुरू के 15-20 मिनट को देखना, तुझे बहुत सारी चीज मिलेगी उसमें। हाँ भाई चलो यहाँ आ जाओ। कंटिन्यूइंग विद द खोल दे यार ये गेट प्लीज, बहुत ही है। हाँ गोइंग अहेड ना, सबसे पहले वापस इसी तरह का स्ट्रक्चर शुरू किया जिसमें 2 लिस्ट हैं, दोनों लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एक लूप चलने वाला है, प्रोग्राम बहुत बड़ा ऐसे समझ में आ गया पहले से, एक लूप चलने वाला है, 5 बार डिवीजन होगा, 5 डिवीजन में से 2 में एरर है, 3 में नहीं, राइट? यहाँ पे एक चेंज मैं फिर देख रहा हूँ, वो चेंज ये है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, फाइन। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। This exception is again a parent class of both zero division and type. Exception की भी parent वो थी base exception, but even exception is parent class of zero division and type error, right? So that's why exception can be mentioned here, वो दोनों situation को संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पर यहाँ पे हम अब इसके साथ में एक चीज हमने और जोड़ दी है as e, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? एक्सेप्ट ब्लॉक एक ही है, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर अगर देखोगे तो इफ कंडीशन लगाते हुए मैकेनिज्म 2 है। देख नीचे वाली कंडीशंस बता रही है, कुछ कुछ किया हुआ है नीचे, है ना? कि अगर मान लो कि जीरो डिवीजन एरर है तो उस केस में ये कर दो जो पहले करके आए थे ना, डिवाइड बाय 1 कर दो, डिनोमिनेटर को 1 बना दो, और अगर टाइप एरर है तो उस केस में ये कर दो, ये मतलब नया डिनोमिनेटर यूजर से लेकर फिर उसको डिवाइड कर। तो जो 2 अलग अलग मैकेनिज्म पहले किए थे वही दोनों मैकेनिज्म यहाँ लगाए हैं, लेकिन 2 एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं बनाए, एक्सेप्ट ब्लॉक एक ही बनाया, राइट? अब एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया है तो उसके अंदर चले तो जाएंगे एक्सेप्शन लिखने से, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है तो ये जीरो डिवीजन को भी अलाउ करेगी और टाइप एरर को भी अलाउ करेगी और अंदर चले जाएंगे। बट अंदर जाने के बाद यहाँ इस एरिया में एक्सेप्ट ब्लॉक में जाने के बाद अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि इसी ब्लॉक के अंदर दोनों तीनों चारों जो भी एरर आ रही हैं उन सब के लिए अलग अलग मैकेनिज्म बनाऊंगा, ठीक है? ब्लॉक एक ही है बट मेरे को तो थोड़ा डिफरेंशिएशन भी चाहिए, पता तो चले एरर कौन सी आई थी कम से कम, चलो नहीं बनाऊंगा। जैसे पिछला कोड देख के आए, बहुत बढ़िया कोड था कि बेस एक्सेप्शन पेरेंट था, समझ में आ गया, लेकिन पिछले कोड में यहाँ पे अगर देखें तो कहीं पे भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर एरर कौन सी थी। आप चले तो गए, जीरो डिवीजन आया तो भी चलेगा इसके अंदर, टाइप एरर आया तो भी चलेगा अंदर, पर अंदर बैठ के अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार प्रिंट करो कौन सी एरर आई तो ला डेटा कहां से लाओगे कि प्रिंट करना, क्योंकि उसने दोनों एरर को देख लिया और अलाउ कर दिया कि तुम अंदर चले जाए, पर वो एरर क्या थी वो हमें चाहिए। वो हैंडलिंग मैकेनिज्म तो हम बना ही लेंगे, एक बार पता चल गया कि कौन सी एरर है तो फिर क्या कंडीशन ही लगानी है कि अगर ये है तो ऐसा कर दो, अगर वो है तो वैसा कर दो, जानकारी तो मिले कि आखिर किस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल के अंदर गए, ठीक है? तो वो बीमारी का नाम अब पता करना पड़ेगा,
अब वो बीमारी का नाम पता करना है तो उसके लिए जो एक्सेप्ट का ये जो तरीका था लिखने का, इसको एक स्टेप और अपडेट करना पड़ेगा, उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा एज ई। ठीक है, और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो हम इसको पढ़ते हैं एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, ई। ठीक है, तो whenever error or exception will come, except block will be executed. Except के साथ में exception class has been mentioned. Exception class being the parent class of both zero division and type error will allow both the type of exceptions to be handled in our program. And इसमें एक और अपडेट हो गया कि दोनों ही बार जब हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए अंदर जाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए अंदर जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें अपने को थोड़ा सा है ना सुपरफिशियल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टर्मिनोलॉजी आ गई है जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, क्लासेस अगर हमने बना ली होती, उस पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए होते तो थोड़ा आसान रहता समझने में, कोई बात इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इतना ही ध्यान में रखो, और वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, जो भी आपने वहां लिखी हुई है उसी क्लास का। ठीक है, so E is nothing but an object of class exception whenever you're going to handle it, and using that object आप अब वो जानकारी निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। प्राइमा फेसी चाहिए क्या, क्या बोला था मैंने पिछले कोड में, प्राइमा फेसी ये चाहिए कि कौन सी एरर की वजह से हम इस ब्लॉक के अंदर आए हैं, बस इतना ही चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट ध्यान देना, जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसका मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है वो पता चल जाए। ठीक है, फिर हर क्लास के पास एक एट्रीब्यूट होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। वो क्या बोलता है, वो उस क्लास का नाम रिटर्न करता है। ठीक है, तो आप यहां पर जैसे ही ये स्टेटमेंट देंगे तो ये स्टेटमेंट आपको जो है वो एरर दे देगा जो कि आपको चाहिए। मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ मेरे स्टेटमेंट को, है ना, मैंने जो बोला उसको आई एम अपडेटिंग। अभी टॉक जनरली, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली नाउ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। या लेट मी डीबग इट, डीबगिंग के दौरान ही हम बात करते हैं, ज्यादा बेहतर, क्योंकि यहां पर मैंने आपसे कहा कि E is going to be an object of class exception, which is not the thing, I'm correcting it। ठीक है, E is going to be an object of that class जो कि एरर के रूप में आपके पास में आने वाली है। मतलब पहली बार में एरर कौन सी आएगी, जीरो डिवीजन, इसकी जो चाइल्ड क्लास जो वो लेके आएगा। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, उस जीरो डिवीजन एरर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम होगा E, पहली बार। ठीक है, दूसरी बार में E will be an object of class type error। ठीक है, exception is just a parent, अंदर जाते वक्त ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, जो टाइप ऑफ एरर आएगी उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, अब जरूरत नहीं है वैसे करूं। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट बना उसकी क्लास का नाम इस तरीके से फैच किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो क्लास का नाम जीरो डिवीजन एरर है तो उस केस में डू दिस इज नॉट न्यू, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और अगर उस क्लास का नाम टाइप एरर है तो डू दैट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये मैकेनिज्म क्या है। फाइन, यहां कोई डाउट हो तो यहां वापस से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर अगर कुछ सेकंड्स ले लूं तो हम अगर ये चीज लिख रहे हैं इसका मतलब ये हो गया, एवरी टाइम द एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी कॉल्ड और इन्वोक्ड, वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वहां पर क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा, जो भी आपकी उस समय स्पेसिफिकली एरर जनरेट होने वाली है। तो आपको पता है ना, पहली बार में एरर कौन सी जनरेट होगी, जीरो डिवीजन एरर, और दूसरी बार में टाइप एरर। ठीक है, तो पहली बार में ये ऑब्जेक्ट बनेगा जीरो डिवीजन एरर का। ठीक है, और दूसरी बार में ये ऑब्जेक्ट बनेगा टाइप एरर का। बेटा ऐसा इसको इस तरीके से दिमाग में इमेज बिठा लो हाल फिलहाल के लिए, कि जैसे INT क्लास होती है,
ठीक है, इंटीजर एक क्लास है। जब आप लिखते हैं x इक्वल्स टू 10 तो उसका मतलब क्या होता है कि 10 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, राइट। जब आप लिखते हैं str इज इक्वल्स टू एन अपोस्ट्रोफ में abc तो आप बोलते हैं abc इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग, फाइन। तो ये जो आप जो सारे नाम लेते हैं ना int या फिर स्ट्रिंग या फिर फ्लोट, ये सब क्या होती हैं, क्लासेस। ये क्या होती हैं, क्लासेस। तो उन्हीं क्लासेस की लिस्ट में ये एरर कोड्स के नाम भी डालते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया आपसे कि द जीरो डिवीजन एरर तो दैट इज अ क्लास। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ सेशन के कि जीरो डिवीजन एरर इज अ क्लास। इफ इट इज अ क्लास तो इस पे बेस्ड ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। जैसे इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, वैसे ही जीरो डिवीजन एरर का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। वही बन रहा है यहाँ। पहली बार में जीरो डिवीजन एरर का ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरी बार में टाइप एरर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट के साथ में एज ई नहीं है, ई मैंने लिखा है, कोई और नाम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसा देने से ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास। और एक बार अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज टू हैव नेम ऑफ दैट एरर दैट यू एनकाउंटर्ड और जिसकी वजह से आप अंदर आए, और वो नाम हासिल करना सिर्फ छोटा सा खेल। ऑब्जेक्ट का नाम दो, उसके आगे लिखो क्लास, उसके आगे लिखो नेम, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का था और उस क्लास का नाम क्या है, खत्म। तो उससे क्या होगा, ये दोनों नाम आपके पास आ जाए। अब ये कोड देख लो आसानी से, शांति से, और देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। कोई समस्या है इस कोड में? ये चलेगा, और ये चलेगा वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले बात की। ये 2.0 2.0 divide by zero error at index 2 replacing the denominator by 1 so the result is 13. In the other situation I had given denominator 2 जिसकी वजह से रिजल्ट 1 आया और आखिरी वाला रिजल्ट तो आना ही था 6 विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो ये वही हुआ जो आपने पहले किया था, बट आपने एक्सेप्ट ब्लॉक दो ना बनाते हुए एक ही बनाया। और इसके साथ एक चीज हमने और सीखी, वो ये है कि हम एक्सेप्ट क्लास नेम के साथ में एज सम यूजर डिफाइंड नेम ऐसा भी दे सकते हैं। ऐसा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स दरअसल उन एरर क्लासेस के होते हैं जो रन टाइम पे जनरेट होने वाली है, ठीक है। बोल भाई अर्षित, समझ में आ रहा है? पक्का? बढ़े फिर आगे नेक्स्ट कोड पे। हाँ, तो ट्राई एक्सेप्ट के बाद में एक चीज और जोड़ दी है हमने, वो क्या है, एल्स। तो जब एरर हैंडलिंग चलती है तो एरर हैंडलिंग में ट्राई एक्सेप्ट के साथ में उसके साथ मर्ज होते हुए एल्स भी आता है। अच्छा, एल्स वाज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन, इसीलिए इसके वाले पहले वाले कोर्स में नहीं दिया तो भी हमारा काम हो गया है। ट्राई के साथ में एक्सेप्ट नहीं दोगे तो फिर समस्या आएगी, फिर तुम्हारा कोड नहीं बन पाएगा, है ना, एरर आएगी उसमें चलाने में, उसको सिंटेक्स एरर ही आ जाएगी, मना ही कर देगा तुमको एडिटर की यार ट्राई दिया एक्सेप्ट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, तुमने ये बोला ट्राई ओवर दिस, मैं बोलता हूं कि इसके ऊपर नजर रखो अगर एरर आए तो फिर तुम्हें मैकेनिज्म भी डिफाइन करना ही पड़ेगा, चाहे तुम मैकेनिज्म के अंदर कुछ मत करो लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना तो पड़ेगा, राइट। एल्स वाज मैंडेटरी, एल्स वाज नॉट देयर बट एल्स कैन बी मेंशन, ठीक है। अब एल्स क्या करता है, एल्स is something, क्या लिखा है इसमें, to execute a certain block of code only in the absence of exceptions। मतलब कि अगर आपके ट्राई ब्लॉक में लिखे हुए हिस्से में कोई एरर नहीं आती है तो else वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका उपयोग चाहे तो करें और चाहे तो ना करें, राइट। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार ये एक प्रोग्राम बनाओ, सुनना मेरी बात को, जनरली बात कर रहा हूं मैं, एक प्रोग्राम बनाओ उसमें आपको एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म तो लगाना ही लगाना है, प्लस प्रोग्राम के आखिरी में जरूर डिस्प्ले करवा देना है कि उस प्रोग्राम में एरर आई थी या नहीं आई। तो फिर क्या, तो फिर या तो मैं ट्राई के अंदर देखूं कि यार एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो क्या एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब विदाउट एल्स एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप एक्सेप्ट के अंदर एक काउंटर लगा दो,
एक्सेप्ट के अंदर एक काउंटर लगा दें, मतलब एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लें और एक्सेप्ट के अंदर एक काउंटर डाल दें कि उसको आपने अपडेट करवा दिया, +1 कर दिया, इस टाइप से उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। फिर जब आप ट्राई एक्सेप्ट से बाहर निकलोगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, तो उस काउंटर की वैल्यू देख ली कि वो काउंटर की वैल्यू 0 ही लेके आ गया, अगर वो 0 से 0 पे रहा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चला। एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चला मतलब कि उस ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं आई, ठीक है। और अगर वो काउंटर इंक्रीमेंट हो गया मतलब एक्सेप्ट में गए थे, एक्सेप्ट में तो तभी गए थे जब एरर आई थी। ये हमारा तरीका हुआ इस सिचुएशन को समझने का कि यार कैसे पता चल सकता है कि प्रोग्राम में एरर आई थी या नहीं आई थी। उसमें लेकिन एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेड वी आर हैविंग वन मोर वे एंड दैट वे इज एल्स, ठीक है। एल्स जो है वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसकी परिभाषा के हिसाब से, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने एक प्रिंट यहां पे लगा दिया। और प्रिंट में मैंने क्या दिया है, सक्सेसफुल इंपोर्ट ऑफ मॉड्यूल, नो बैकअप वाज रिक्वायर्ड, मतलब ट्राई में एरर नहीं है। बाकी प्रोग्राम को समझना है कि ऊपर प्रोग्राम क्या कर रहा है, देखते हैं चलो। सबसे पहले यहां पे अगर मैं देखूं तो ट्राई के अंदर आई हैव टेकन दिस जस्ट वन स्टेटमेंट, मतलब मैं मॉड्यूल की इंपोर्टिंग के ऊपर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म लगाना चाहता हूं। मैं ये सोचता हूं कि अगर मॉड्यूल नहीं मिलने पे समस्या आती है तो उससे मेरा प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, सिचुएशन हैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक इंपोर्ट लगाया और इंपोर्ट में मैंने लिखा यहां पर इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एज एमओडी, फाइन। तो मॉड्यूल 1 को इंपोर्ट करके लाओ और उसका नाम एमओडी करके रखना और बाद में देखते हैं एमओडी का क्या करना है। आगे फिर हमने बोला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब चलेगा, जब इंपोर्ट में एरर आएगी यहां पर, और इंपोर्ट में एरर कब आएगी, जब मॉड्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम दोनों ही सिचुएशन इसमें करके देख लेंगे कि मॉड्यूल मिल रहा है तो क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। मिलेगा तो जायज सी बात है कि इंपोर्ट चल जाएगा, एक्सेप्ट नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं चलेगा लेकिन एल्स चल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो फिर एक्सेप्ट के अंदर जाएगा कंट्रोल, और एक्सेप्ट के अंदर फिर हमने ये बोल दिया एक्सेप्ट विच इज कोडेड फॉर दिस। हालांकि नहीं भी लिखता ना इस प्रोग्राम में तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने लिख दिया स्पेसिफिकली कि आई एम कोडिंग दिस मैकेनिज्म फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन एंड दैट सिचुएशन इज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, राइट। अगर ये नहीं लिखता तो फिर क्या होता, वो एक्सेप्ट जो है वो जनरल एक्सेप्ट है, वो सबको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम आएगी वो हर बार इसी को कॉल करेगा, ठीक है। तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर के लिए एक्सेप्ट लगाया और इसके अंदर फिर हमने बोल दिया इंपोर्ट करो किसको, और ये सब कुछ तभी चल रहा है जब मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंपोर्ट करो सिस को, सिस डॉट पाथ जो लिस्ट है उसको अपेंड करो बाय अ स्पेसिफिक पाथ। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, और उस पाथ पे रखे हुए एक बैकअप मॉड्यूल को लेके आओ एमओडी नाम से, ठीक है। उस पाथ पे रखे हुए एक बैकअप मॉड्यूल को लेके आओ, किस नाम से, एमओडी नाम से। हालांकि मैंने उन मॉड्यूल्स के साथ कुछ किया नहीं है, मतलब यहाँ पे देखूं तो पहले तो मॉड्यूल 1 मेरी करंट डायरेक्टरी में शायद कहीं हो, देखो इसको, हियर इट इज, आर वी हैविंग मॉड्यूल 1, यस। मॉड्यूल 1 के अंदर एक exec_ फंक्शन नाम का एक फंक्शन है जो बोल रहा है द रिक्वायर्ड फंक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। बहुत बढ़िया। कोड कौन सा था हमारा, ये वाला नहीं, ये भी नहीं, गया कहाँ, जस्ट अच्छा यही था, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 अगर इंपोर्ट हो गया तो फिर वहां पे एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कॉल भी किया हुआ है। आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पोर्शन कंटेन्स दिस। जब सब कुछ हो गया, एरर आई तो क्या करना, नहीं आई तो क्या करना, जब ये सब कुछ हो गया तो फाइनली यू आर हैविंग समथिंग विद यू, है ना। वो समथिंग जो भी है उसके साथ में आपने एग्जीक्यूट फंक्शन चलाया हुआ। तो अभी तो मॉड्यूल 1 है करंट डायरेक्टरी में, तो हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के साथ में मेरे पास में इस तरह का आउटपुट आएगा। ये देखो, सबसे पहले ट्राई चला, ट्राई का ये इंपोर्ट बढ़िया सक्सेसफुल चल गया, इसको कोई समस्या नहीं आई, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसलिए एल्स चला, और एल्स ने बोला सक्सेसफुल इंपोर्ट ऑफ मॉड्यूल, नो बैकअप रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया, ऊपर वाली कहानी पूरी खत्म, ट्राई एक्सेप्ट एल्स की।
नीचे आए, उसके बाद में फाइनली प्रोग्राम का जो मकसद था कि जो फंक्शन लेके आए हो उसको एग्जीक्यूट कर दो यार, तो उसने बोला ठीक है, द रिक्वायर्ड फंक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये वो सिचुएशन हो गई जहां पर आपके कोड में एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ था। एंड देन नाउ आई एम ट्राइंग टू रिमूव दैट मॉड्यूल फ्रॉम हियर और हाँ रीनेम इट। इसको मैं समझाता हूँ, एक जो बीच में पॉपअप आया था मैं बताता हूँ, वो भी प्रॉपर्टी होती है एडिटर की इसकी। तो मैंने उस मॉड्यूल को बोल दिया मॉड्यूल 2 और अब इंटेंशनली आई रेज द सिचुएशन हियर जहां पे मॉड्यूल 1 अब हमारे करंट डायरेक्टरी में नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो इसके अंदर जाना है, sys.path को समझ जाना। sys.path में मैंने दिया है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ही रखा हुआ मॉड्यूल अंडरस्कोर पाथ, यहाँ ढूंढो उसको, ये रहा। एक मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया है, एक पैकेज बनाया हुआ है और वो है मॉड्यूल अंडरस्कोर पाथ। इसके अंदर मैंने एक बैकअप मॉड्यूल लेके रखा हुआ है, ये रहा बैकअप मॉड्यूल। और बैकअप मॉड्यूल के अंदर सेम नाम का फंक्शन, ताकि मेरे प्रोग्राम को आगे चल के दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं फंक्शन तो कॉल करने ही वाला हूं। ठीक है, सेम नाम का फंक्शन है जो ये बोल रहा है दिस इज द बैकअप फंक्शन, ये बैकअप है, ओरिजिनल नहीं है, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। और अब सब प्रेडिक्टेबल है यार, ये नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट चलेगा, एक्सेप्ट में यही वाली एरर है तो अंदर जाएंगे, sys इंपोर्ट होगा, sys.path जो है अपेंड होगी उस पाथ के साथ में जहां पे हमारा बैकअप रखा है, उस बैकअप मॉड्यूल को मॉड के नाम से इंपोर्ट करके ले आएंगे और आखिरी में आकर उस एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। लेकिन इस बार एग्जीक्यूट फंक्शन दूसरे मॉड्यूल से आ रहा है। ठीक है, क्या इस बार एल्स चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम में एरर आई है, एक्सेप्शन आया है, ट्राई जो है उसमें एक्सेप्शन जनरेट हो गया, इसलिए इस बार एल्स नहीं चलना। फाइन, तो इस बार एग्जीक्यूशन किया तो एक ही स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये है, दिस इज द बैकअप फंक्शन। ठीक है, तो दिस वे यू कैन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्स वर्किंग इन पार्टनरशिप विद ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट के साथ में जो है एल्स इस तरीके से काम करता है। तो एल्स कब एग्जीक्यूट होता है? जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन नहीं आता है, मैं अब आप जैसी सिचुएशन आ जाए अब तुम तुम्हारे हिसाब से देखते रहना। कुल मिला के ऊपर वाले पोर्शन में एरर नहीं आने पे आपको जो भी प्रोग्राम में करवाना है वो आप एल्स में करवा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट सक्सेसफुल मैसेजेस ओनली, यू कैन हैव some sort of functionalities coded there as well which are dependent on the successful execution of the try block. ठीक है, वो सक्सेसफुल है तो ही चलाना है, तो दैट यू कैन कोड इनसाइड एल्स। फाइन, अभी एक चीज मैं बोल रहा था आगे बढ़ने के पहले, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान देना। अभी मॉड्यूल 1 करके रखा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था? मॉड्यूल 2। इसको अगर मैं वापस मॉड्यूल 2 कर दूं तो चली जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी है ना। तो यहाँ देखो बढ़िया हो गया, सक्सेसफुल इंपोर्ट ऑफ मॉड्यूल 2 चाहिए था, 2 है, और फंक्शन भी वही आगे जो चाहिए था। अभी जो बीच में पॉपअप आया था ना उसको समझना है, सेम सिचुएशन अपन रिपीट कर रहे हैं, इस बार बस नाम उल्टे हुआ है। मॉड्यूल 2 को मैं जा रहा हूँ रीनेम कर, ध्यान देना, इसको मैंने किया रीनेम और मॉड्यूल 2 को मैंने बना दिया मॉड्यूल 1। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रीनेम अ मॉड्यूल इन योर डायरेक्टरी, बट that module is not an independent module which is not getting used anywhere. ये मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है हिंदी में जो कि कहीं कहीं पर यूज हो रहा है, it is used somewhere in some script, it is imported somewhere in some script, वो सब सामने दिख रहा है, वहां मैं उसको रीनेम कर रहा हूं। यहां इस कोड में मॉड्यूल 2 को जो है इंपोर्ट किया हुआ है। इस प्रोग्राम की क्या गलती है अगर तुम उसको रीनेम कर देते हो? इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसने कोई गुनाह थोड़ा ना किया कि रन टाइम पे इसको एरर मिले कि तुमने रीनेम कर दिया उसको। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीनेम करता हूं, मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 1 बनाने की कोशिश करता हूं, हो गया, फिर कर लेते हैं, but this was not the thing. नहीं राजा, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं ऐसा, अरे यार फिर इच्छा नहीं है, देयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज रनिंग बिहाइंड इट, वो देख लो। वो पिछली बार हुआ नहीं हुआ, हो सकता है जो कई बार मैं VS कोड से के बिहेवियर से इतना ज्यादा तंग हूं, इतना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देता है ये कई बार, and not only VS Code, Python में ही, क्योंकि this being an
ओपन सोर्स कई बार इसमें अनइवन बिहेवियर आते ही आते हैं। आप जुपिटर नोटबुक पे भी काम करोगे ना तो वहां पे भी आएंगे, फिर वहां पे भी आपको कर्नल को कई बार बंद चालू करना पड़ेगा। कर्नल को आप जो है क्लोज करोगे, फिर वापस से रीस्टार्ट कर्नल करोगे, तब आपको फिर सही बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। सब बहुत बड़े हैं, ये अच्छा नहीं है क्या? चलो आगे बढ़ो, अभी हल्का इस पे कंसंट्रेट करें। वन पॉपअप इज कमिंग हियर, दैट पॉपअप इज सेइंग दैट एक्सटेंशन पाइथन वांट्स टू मेक रीफैक्टरिंग, टर्म अच्छा है, रीफैक्टरिंग चेंजेस विद दिस फाइल मूव, रीफैक्टरिंग चेंजेस विद दिस फाइल मूव। इसका मतलब ये हो जाता है हिंदी में कि आप जो यहाँ पर रीनेमिंग कर रहे हो जिस मॉड्यूल की, ये जो एक्सटेंशन है पाइथन, ये चाह रहा है, तुम्हारा ये एडिटर जो है वो ये चाहता है कि इस नाम का मॉड्यूल इस डायरेक्टरी के अंदर जहां जहां भी इंपोर्ट किया हुआ है, मैं वहां वहां जाके सब जगह इसको रीनेम करके आ जाऊं, क्योंकि तुम इसको रीनेम कर रहे हो। समझ रहे हो? सिंस यू आर ट्राइंग टू रीनेम द मॉड्यूल, तो इस डायरेक्टरी में आपने जहां जहां पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, व्हाई नॉट टू रीनेम दोस एज वेल, तभी तो एरर सॉल्व होगी। वरना तुम इसको रीनेम कर दोगे, उसको नहीं करोगे, भूल गए, तो फिर वहां तो एरर आएगी। तो व्हाई नॉट टू रीनेम देम एज वेल करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पर दे रहा है। अब इस तरह के मान लो अगर 50 कोड्स रखे होते हैं जहां पे मॉड्यूल यूज हो रहा होता, तो आप एक एक के अंदर जाके उसको रीनेम नहीं करते बैठो। This concept that has been done here automatically for us is what you are calling refactoring. Refactoring, ठीक है। इसको मैंने ओके करने की बजाय या स्किप चेंजेस करने की बजाय, ओके इज ओके, डू दिस फॉर मी, स्किप चेंजेस मतलब कि नहीं मैं अपने आप करूंगा, तुम टेंशन मत लो, कि बीच में एक और है, दैट इज शो प्रीव्यू। मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। जब मैंने शो प्रीव्यू पे क्लिक किया, लुक डियर, एक कोड है pgm003.py नाम का, यही है जो ऊपर खुला हुआ है ना, उसके अंदर एक इंपोर्ट है, उस इंपोर्ट के अंदर अभी मॉड्यूल 2 लिखा हुआ है, उसको काट के वो क्या बनाने वाला है, मॉड्यूल 1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट the editor is going to do for us, and I said that okay, apply it। जैसे अप्लाई किया, क्योंकि the module 2 automatically becomes module 1, right? तो रखो इसके पास, कहीं हो सकता है किसी दिन अपने को काम आ जाए ये चीज। कॉन्सेप्ट ऑफ रीफैक्टरिंग, व्हेन यू आर रीनेमिंग मॉड्यूल्स इन योर VS कोड and then the corresponding imports got automatically renamed as well, fine। इसलिए आ रही है क्योंकि ये करंट डायरेक्टरी में डायरेक्टली वो एडिटर उसको नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए। जब हम करंट डायरेक्टरी में, एडिटर क्या करता है बाय डिफॉल्ट, इसको ढूंढता है करंट डायरेक्टरी के अंदर, और वो उसको अगर नहीं मिलता है तो वो एरर यहाँ पे दिखा देता है। बट दिस डज नॉट मीन्स कि ये रन टाइम पे एक्सेप्शन फेंकेगा, क्योंकि आपका ये जो sys.path का जो अपेंड है यहाँ पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रन टाइम पे वो उसको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, फाइन। लेकिन उस फंक्शन का नाम तो हमने exec_file किया था, नहीं, अंडरस्कोर पंप किया था, हाँ सेम फंक्शन नेम था दोनों मॉड्यूल्स के अंदर। जब हम नेम जो बैकअप एक मॉड्यूल 1 है जो यहाँ करंट डायरेक्टरी में है, एक है बैकअप मॉड्यूल जो किसी और पाथ पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसका नाम है वो बैकअप, हाँ मॉड्यूल का नाम, लेकिन उस मॉड्यूल के अंदर भी एक फंक्शन है, वो फंक्शन सेम है, इसीलिए हमें यहाँ समस्या नहीं हो रही है इधर। बस वो उसके जो इक्वल पेरेंट फोल्डर है एक स्टेप ऊपर का, उसका नाम बैकअप अंडरस्कोर मॉड्यूल, नहीं फोल्डर का नाम नहीं है, फोल्डर का नाम तो ये है मॉड्यूल पाथ, वो कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और दूसरी डायरेक्टरी में मैंने बैकअप मॉड्यूल के नाम से मॉड्यूल रख लिया, और वो मैं यहाँ पर बुला के ला रहा था sys.path करके, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं किसी और डायरेक्टरी में रख लूं, सेम डायरेक्टरी में रख लूं। आपको, आपका मैकेनिज्म, इस प्रोग्राम का मैकेनिज्म ये था कि मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहता हूं, अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो उसकी बैकअप पे मैंने एक मॉड्यूल और रखा हुआ है, दैट्स इट। अब कल अगर तुम कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तुम रिमोट लोकेशन से कोई मॉड्यूल लाना चाह रहे हो, ठीक है, अब वो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नहीं आया मॉड्यूल रन टाइम पे, तो नहीं आया तो क्या करेंगे, तो प्रोग्राम फाड़ दें, और या फिर उसका बैकअप रखें पीछे कि चलो ठीक है वो वाला वर्जन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, वो वर्जन नहीं मिला तो चलता हुआ एप्लीकेशन एंड यूजर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसका रन टाइम पे एक्सेप्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इफ दैट थिंग इज नॉट अवेलेबल, डू वन थिंग, चलो ये स्टेपनी से काम चलाओ जब तक, ठीक है। तो ये भी करेगा काम, लेकिन ये बैकअप के तौर पे करेगा इन दैट सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? वो आपका पॉइंट, अब आपका पॉइंट बताओ। नेम का
का मेरे को क्या कंफ्यूजन बताओ। कि हमने आपने आपके लोकल डायरेक्टरी में बैकअप अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम से कोई मॉड्यूल क्रिएट किया है, सेव किया है किसी डायरेक्टरी में, किसी डायरेक्टरी में, करेक्ट, वही डायरेक्टरी का पाथ भी दिया है, ठीक है, क्लियर, बस यही है। हाँ, गॉट इट। बस रेस्ट इन नेक्स्ट।